प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 111। लेकिन पापा ने तो मम्मा के लिए घर खरीदा है। विनय ने जब ये सुना तो वह तुरंत सिया का इशारा समझ गया। वह जान गया कि सिया मिस्टर देवांश की भावनाओं का ख्याल रख रही है। आखिरकार कोई नहीं चाहता कि जिस सरप्राइज को उसने इतनी मेहनत से तैयार किया हो, उसका राज किसी और के द्वारा समय से पहले खुल जाए। मानना पड़ेगा, मिस सिया का लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका वाकई कमाल का है। वो हर पहलू से दूसरों का ख्याल रखती हैं। इतनी खूबसूरती और नेकदिली वाली दूसरी महिला शायद ही इस दुनिया में कहीं और मिले, है ना? एजेंट विनय ने मन ही मन एक आह भरी और फिर बड़ी चतुराई से कहा, मिस सिया, आप चिंता न करें, मैं पूरा दिन कमरे में फॉर्मुलाडेहाइड हटाने का काम कर रहा था और मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। तो फिर शुक्रिया, सिया ने विनम्रता से कहा। मिस सिया, आप बहुत दयालु हैं। विनय के गाल थोड़े लाल हो गए। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत महिला को उसे धन्यवाद देते नहीं देखा था। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। दरवाजे पर पासवर्ड लॉक लगा है, जाते समय बस उसे बंद कर दीजिएगा। पासवर्ड है? सिया ने सिर हिलाया और बीच में ही टोक दिया, कायदे से उनसे मिलने से पहले मुझे पासवर्ड पता नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... सही 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 कहा आपने। मुझे देखिए, मैं फिर से भूल गया था, मेरी गलती मेरी गलती। विनय थोड़ा घबराते हुए बोला और फिर माफी मांगकर वहां से 9-2-11 हो गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अंजलि ने उत्सुकता से पूछा, सिया, तो तुमने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है? सिया ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो, कम से कम इस तरह मैं किराया और आने जाने का खर्च बचा सकूंगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी इतनी पास है। ऑफिस सुबह 8:30 बजे शुरू होता है। मैं 8:20 पर निकलूंगी तो भी समय पर पहुंच जाऊंगी। इस तरह पीहू जब सुबह सोकर उठेगी तो मुझे देख पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वह आंखें खोले और खुद को अकेला पाए और फिर एक अंधेरे छोटे से कमरे में मेरे काम से लौटने का इंतजार करती रहे। मैं जाने से पहले रोज पीहू के लिए नाश्ता बना सकूंगी ताकि उसे हर सुबह ब्रेड खाकर पेट न भरना पड़े। मैं दोपहर में भी वापस आ सकती हूँ, पीहू के लिए खाना बना सकती हूँ और फिर उसे सुला भी सकती हूँ। बोलते बोलते सिया की आंखों में आंसू भर आए और उसका गला रुंध गया। ये छोटी छोटी चीजें जो आम लोगों की नज़र में बिल्कुल सामान्य थी, एक समय सिया के लिए किसी विलासिता से कम नहीं थी। प्रमोशन और वेतन बढ़ने के बावजूद उसने ऐसे सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि पीहू की बीमारी में आगे चलकर और भी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए वह अपने गम को दिल में दबाकर अपनी पुरानी जिंदगी जीती रही। सिया की बातें सुनकर अंजलि के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था कि पीहू जैसी नन्ही सी बच्ची जब हर सुबह आंखें खोलती होगी और अपनी माँ को पास नहीं पाती होगी तो वह कितनी डरती होगी और कितना रोती होगी। जब दूसरे बच्चे रोते थे तो उन्हें चुप कराने के लिए उनके मम्मी पापा होते थे, लेकिन वह तब तक रोती रहती थी जब तक थक न जाए, जब तक कि रोने की हिम्मत ही न बचे, और फिर खुद ही चुप होकर खुद को तसल्ली देती थी। जब उसे भूख लगती तो वह मेज पर रखा ब्रेड खा लेती, जब प्यास लगती तो पानी पी लेती। फिर वह उस छोटे से कमरे में अकेली बैठी रहती, टकटकी लगाकर दरवाजे की ओर देखती रहती, अपनी माँ के काम से लौटने का इंतजार करती। पीहू की उस दुबली पतली अकेली परछाई के बारे में सोचकर जो उम्मीद से दरवाजे को ताक रही हो, अंजलि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सिसकते हुए पीहू को पुकारने लगी, जो कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। उसने पीहू को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नन्ही जान, तूने ये साल कैसे काटे? प्यारी आंटी रो क्यों रही हैं? क्या पीहू ने आंटी को गुस्सा दिला दिया?
प्यारी आंटी, रोइए मत, पीहू अब और नहीं दौड़ेगी। पीहू को समझ नहीं आया कि अंजलि क्यों रो रही है। उसे लगा कि उसके दौड़ने से कुछ गलत हो गया है। अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पीहू ने कुछ गलत नहीं किया, पीहू को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आंटी को बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हें हर रोज पूरा दिन घर पर अकेले रहना पड़ता था। बस ये सोचकर ही आंटी का दिल भर आया। नहीं, सब ठीक है, क्योंकि पीहू जानती है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, मम्मा वापस आएंगी और पीहू के लिए टेस्टी खाना बनाएंगी। पीहू खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी जिंदगी मुश्किल है। ये देखकर अंजलि और भी बेकाबू होकर रो पड़ी। देवांश, वो कमीना इंसान, अगर उसने पिता की जिम्मेदारी का एक छोटा सा हिस्सा भी निभाया होता तो पीहू को इतनी तकलीफें और इतना दर्द न सहना पड़ता। अंजलि को अपने पिता को कोसते देख पीहू के माथे पर शिकन आ गई। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ को इशारे से सिर हिलाते देख उसने अपनी बाहें ढीली की और अंजलि के कान में धीरे से फुसफुसाया, लेकिन पापा ने तो मम्मा के लिए घर खरीदा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंजलि सन रह गई। हाँ, देवांश चाहे कितना भी बड़ा कमीना क्यों न हो, आखिरकार उसने सिया के लिए घर खरीदा था और वह भी केवल सिया के नाम पर रजिस्टर करवाया था। इसे उसकी तरफ से एक तरह का प्रायश्चित माना जा सकता था। ये देखकर कि प्यारी आंटी कुछ बोल नहीं रही हैं, पीहू ने अपना छोटा सा सिर उठाया, सिया की ओर देखा और पूछा, मम्मा, यहाँ बहुत गर्मी है, क्या हम आज रात यहीं रुक सकते हैं? क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बाद वे पूरी तरह से सील हो गए थे और ठंडी हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए ये जगह उस हवादार पुनर्वास आवास से कहीं ज्यादा गर्म थी। ठीक है, सिया ने बिना हिचकिचाए तुरंत हामी भर दी। फिर नीचे बैठकर पीहू से बोली, तो फिर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तुम थोड़ी देर बाद पापा से मिलोगी तो तुम्हें ऐसा नाटक करना है जैसे तुम यहाँ कभी आई ही नहीं, ठीक है? हालांकि पीहू को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, फिर भी उसने जोर से सिर हिलाया। ये देखकर सिया ने अपना फोन निकाला और ब्लॉक किए गए मैसेज बॉक्स में देवांश नाम से सेव नंबर पर रिप्लाई किया, अंजलि के साथ कंपनी के पास घर देख रही हूँ, कंपनी के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैसेज भेजने के बाद सिया के माथे पर अनायास ही लकीरें उभर आईं, क्योंकि वह अनिश्चित महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या नहीं। उसने साफ तौर पर तय किया था कि वह देवांश से और कोई संबंध नहीं रखेगी, लेकिन अब वह उसका खरीदा हुआ घर स्वीकार कर रही थी। इससे सिया को अजीब सी कश्मकश महसूस हो रही थी, जो उसे बेहद बेचैन कर रही थी। लेकिन पीहू को कमरे में खुशी से दौड़ते हुए देखकर वह बेचैनी काफी हद तक कम होती लग रही थी। और तभी घर का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और अंडर फ्लोर हीटिंग सब चालू हो गए और वाटर हीटर ने भी काम करना शुरू कर दिया। पाइपों में जमे बर्फीले पानी को गड़गड़ाहट के साथ गर्म करने लगा। ये क्या है? सिया ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आया। अंजलि ने कहा, ये स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किसी ने इसे रिमोटली एक्टिवेट किया है। ये सुनते ही सिया को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जरूर देवांश को उसका मैसेज मिल गया होगा, इसलिए उसने पहले ही सेंट्रल एस बड़ी और हीटिंग ऑन कर दिया। सिया ने अपने ब्लॉक किए गए मैसेज खोले और वाकई वहां देवांश का एक टेक्स्ट मैसेज था जिसमें केवल 4 सरल शब्द थे, ठीक है, अभी पहुंचा। बस ऐसे ही सिया ने अंजलि के साथ घर का कुछ और बार चक्कर लगाया और अंत में अंजलि की नानुका वाली नजरों के साथ उन सब ने दरवाजा बंद किया और निकल गए। जैसे ही वे रॉयल पाम्स एस्टेट से बाहर निकले, अंजलि ने पीछे मुड़कर रॉयल पाम्स एस्टेट के भव्य और विशाल मुख्य द्वार को देखा और अनायास ही बोल पड़ी, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने तुम्हारे पति को नीचे घर खरीदते हुए देखा था? उस समय हम दोनों में से किसी ने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत नहीं थी, वो वाकई तुम्हारा पति ही था। सिया को स्वाभाविक रूप से यह याद था, लेकिन वह कैसे कल्पना कर सकती थी कि यह सब सचमुच हकीकत था। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि को क्या जवाब दे। बस उसने धीमी आवाज में कहा, जिंदगी की स्क्रिप्ट वाकई किसी की समझ से परे है। कंपनी के नीचे कॉफी शॉप पर पहुंचने के बाद अंजलि ने सिया से विदा ली। वजह साफ थी, उसकी एक्टिंग बहुत खराब थी और उसे डर था कि वह भांडा फोड़ देगी और देवांश को कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाएगा। और मुख्य कारण ये था कि उसे देवांश बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे चिंता थी कि अगर उसने उसे देख लिया तो वह उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाएगी। खास तौर पर पिछले 2 सालों में पीहू ने जो जिंदगी जी थी उसके बारे में जानने के बाद तो उसका मन कर रहा था कि वह देवांश का खून ही कर दे। और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त के अपना खुद का घर होने का यह एक नाजुक मोड़ था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी वजहों से सिया या देवांश अपना मन बदल लें, इसलिए उसने पहले ही हटने का फैसला किया ताकि अपनी सहेली की राह में रोड़ा न बने। सिया भी जानती थी कि अंजलि और देवांश की आपस में नहीं बनती। कुछ बार समझाने की कोशिश करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर विदा किया और फिर पीहू को सामने रखा वे फल खिलाने में मदद करने लगी। सिया ने कॉफी शॉप में थोड़ी देर इंतजार किया।
उसने देवांश का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसे वह व्यक्ति मिला जो वहां होना ही नहीं चाहिए था, पूर्व डिजाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टर वंदना सावंत। वंदना ताई, आप यहाँ कैसे? सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोनों ने एक साथ पूछा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे थे। देवांश ने कहा कि उसने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है और मुझे अपनी बेटी के साथ उसे देखने के लिए बुलाया है, सिया ने जवाब दिया। फ्लैट खरीदा है? तुम्हारे लिए? ये सुनते ही वंदना ताई के माथे पर हल्की शिकन आ गई। फिर उन्होंने पूछा, नहीं, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? बोलने के बाद वंदना ताई को अचानक कल रात वाली देवांश और रिया कपूर की बात याद आ गई और तब उन्हें सब समझ आ गया। क्या रईस औरतों के तलवे चाटना आजकल इतना फायदेमंद हो गया है? ये ख्याल उनके होठों तक आया, लेकिन उन्होंने इसे जबरदस्ती वापस निगल लिया। अध्याय 112 रेशियो 2000 उधार लेकर 20,000 चुकाना, ये तो मुनाफे का सौदा रहा। वंदना सावंत ने कल रात सिंघानिया ग्रैंड होटल में देर तक काम किया था और इंद्रलोक हॉल के बंद होने का इंतजाम पूरा करके ही फ्री हुई थी। उस शाम वह मुंबई के कई बड़े अधिकारियों और रईसों से मिली और कई सोशलाइट्स के साथ बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान किया, कुछ ऐसा जो वह पहले कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कल रात ये सचमुच हुआ। यहाँ तक कि जब वह उस रात होटल में आराम कर रही थी, उन बिजनेस कार्ड्स पर लिखे पदों और नामों को देख रही थी, तो उन्हें एक अजीब सा अविश्वास महसूस हो रहा था और फिर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जब वह गहरी नींद में थी, उनके एसएमएस की रिंगटोन बजी। इसे काम का मैसेज समझकर वह हड़बड़ा कर उठी और अपना फोन खोजने लगी। जब उन्होंने इसे खोला तो वह सन्न रह गईं। ये सैलरी डिपॉजिट का नोटिफिकेशन था। क्या अभी कुछ दिन पहले 20 तारीख को ही उन्हें सैलरी नहीं मिली थी? आज फिर सैलरी क्यों आ गई? लेकिन जब उन्होंने सैलरी की जानकारी का विवरण पढ़ा तो वह शांत नहीं रह सकी। एक्स बैंक आपके सेविंग कार्ड अकाउंट जिसके अंत में 7,352 है, उसमें 27 दिसंबर को 7 घंटे 31 मिनट 43 सेकंड पर 20,000.00 रुपये का वेतन बोनस जमा किया गया है। टिप्पणी: मिस्टर देवांश ठाकुर के 6 महीने पहले के 2,000 रुपये के कर्ज की वापसी के लिए मैंने देवांश को पैसे उधार दिए थे। ये वंदना ताई का पहला विचार था। याद आने के बाद वह खाली नजरों से अपने फोन की स्क्रीन को घूरती रही, मन ही मन सोच रही थी, 2,000 उधार दिए केवल आधे साल के लिए, लेकिन वापस मिले 20,000। यहाँ तक कि सूदखोरों का ब्याज भी इतना ज्यादा नहीं होता है ना? क्या देवांश और रिया कपूर मिलकर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? लेकिन ये देखकर कि यह वास्तव में एक वैध सैलरी इनकम थी, वंदना ताई उलझन में थी। उन्होंने सिंघानिया ग्रैंड होटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी फोन किया और वहां से बताया गया कि यह व्यक्तिगत रूप से सीईओ द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जहां तक ऐसा क्यों किया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, वह बस आदेशों का पालन कर रही थी। तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या इस पैसे का टैक्स रिपोर्ट किया गया है। जब उन्होंने बताया कि यह सब कानून के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा, तब जाकर उन्हें चैन आया। चूंकि देवांश और रिया कपूर उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये होना चाहिए कि देवांश वास्तव में उन्हें ये पैसा लौटाना चाहता था। लेकिन उसने रिया कपूर को इतना आज्ञाकारी बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उसने वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के 10 गुना वापसी जैसा कुछ कर दिखाया। साथ ही 10 गुना वापसी का क्या मतलब है? क्या उसने किसी अमीर महिला को फंसा लिया है और दिखा रहा है कि वह कितना काबिल है? दुर्भाग्य से वंदना ताई उसकी चालों में नहीं आने वाली थी, इसलिए वह तुरंत उठी और बाहर निकल गईं। एटीएम से 18,000 नकद निकालने और उन्हें अपने पास रखने के बाद वह दृष्टि मीडिया के नीचे पहुंची। उनका इरादा सिया को पैसे देने का था। वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह वीकेंड है और सिया अपनी बेटी के साथ अभी भी सो रही होगी। वंदना ताई सिया के प्यारे वीकेंड में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिया को फोन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने पुराने कार्यस्थल के आसपास घूमने और अगले सोमवार को उसे पैसे देने का फैसला किया। अनजाने में ये घूमना दोपहर तक चलता रहा। वह मूल रूप से बस कॉफी पीने और जाने के लिए आई थी, लेकिन अचानक सिया से टकरा गईं, जिससे पहले वाला दृश्य सामने आया। थोड़ी बातचीत के बाद वंदना ताई को मोटा मोटा समझ आ गया कि क्या हुआ था। फिर अंजलि की तरह वह भी पूरी तरह से हैरान थी, देवांश के खेल को समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार जितना वह देवांश को जानती थी, अगर वह सिया से पैसे नहीं ऐंठता तो यही बहुत बड़ी बात होती, तो वह सिया पर पैसे क्यों खर्च करेगा? और वह भी कुछ 100 या 1000 की छोटी रकम नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों। जहां तक पैसे कहां से आए, वंदना ताई कुछ अंदाजा लगा सकती थी। ये रिया कपूर से ठगे गए पैसे के अलावा और कुछ नहीं था। रुको, ठगे गए? क्या रिया कपूर इस घर के बहाने सिया को देवांश की साथी बताकर उसे कानून के पचड़े में फंसाने की कोशिश कर रही है? क्या वो दूसरी औरतें हमेशा कानूनी पत्नी को बाहर निकालने के लिए ऐसी हद तक नहीं जाती?
वंदना ताई को लगा कि यह बहुत संभव है और फिर उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ सिया से कहा, सिया, अगर तुम अभी भी वंदना ताई पर भरोसा करती हो तो चाहे वह कमीना देवांश बाद में कुछ भी कहे, तुम उस घर को बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगी। क्यों? सिया ने पूछा। उद्धरण चिन्ह। वंदना ताई के पास कोई जवाब नहीं था। बेशक वह जानती थी कि क्यों, लेकिन वह इसे सीधे नहीं कह सकती थी, कहीं ऐसा न हो कि सिया को पता चले तो उसका दिल टूट जाए। इसलिए उन्होंने घुमा फिरा कर कहा, जरा सोचो, यहाँ घर इतने महंगे हैं, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? सिया ने सिर हिलाया, वह भी इस बात से हैरान थी। तुम्हें ये जानने के लिए दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि इस पैसे का स्रोत संदिग्ध होगा और यह गलत तरीके से कमाया गया धन भी हो सकता है। अगर तुम इसमें शामिल हुई और फिर पकड़ी गई तो बहुत संभावना है कि तुम्हें जेल हो सकती है। वंदना ताई ने कहा। सिया ने पहले इस मुद्दे पर विचार किया था, लेकिन उसे लगा कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके पास मुझे मुसीबत में डालने की कोई वजह नहीं है। यह उसके लिए बेमतलब होगा। न केवल ये बेमतलब होगा, बल्कि वह एक ऐसा कैश मशीन भी खो देगा जिससे जबरदस्ती पैसे निकाले जा सकते थे, जो देवांश के हित में नहीं था। ये सुनकर वंदना ताई लगभग पागल हो गईं। वह वास्तव में सिया को सच बताना चाहती थी। उसे यह बताना चाहती थी कि उसे मुसीबत में डालना देवांश के लिए बेमतलब हो सकता है, लेकिन रिया कपूर के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। तब से वह दूसरी औरत मुख्य स्थान ले लेगी और देवांश पर उसका एकाधिकार होगा। लेकिन देवांश के चरित्र के बारे में सोचकर वंदना ताई इस कारण को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि रिया कपूर जैसी समझदार, बड़ी बहन जैसी महिला एक शराबी जुआरी के लिए ऐसी हद तक बिल्कुल नहीं जाएगी। भले ही वह जुआरी देखने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, रिया कपूर का उसके लिए जलना बिल्कुल नामुमकिन था। रिया कपूर किस तरह की इंसान थी और देवांश का चरित्र कैसा था? क्या वह इसके लायक भी था? इसलिए सलाह के जो शब्द उनकी जुबान पर थे, उन्हें वंदना ताई ने जबरदस्ती वापस निगल लिया। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि देवांश ने जो घर खरीदा है वह शायद 70 या 80 वर्ग मीटर का छोटा सा फ्लैट होगा और डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख होगी। रिया कपूर इतनी भी गई गुजरी नहीं होंगी कि इतना पैसा न दे सकें। यह महसूस करने के बाद वंदना ताई ने इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया और इसके बजाय सिया से कहा, सिया, तुम सही हो। मैं ही पहले से पूर्वाग्रह बना बैठी थी और गलत सोच रही थी कि वह तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने वाला है। मैंने अभी ध्यान से सोचा, अगर वह वास्तव में संपत्ति के कागजात पर केवल तुम्हारा नाम लिखवाता है तो तुम्हें हर हाल में वह घर ले लेना चाहिए। यह उसका तुम पर और पीहू पर कर्ज है, समझी? सिया ने सिर हिलाया धीरे से। हम कहा। ये देखकर वंदना ताई ने आखिरकार राहत की सांस ली, फिर अपने बैग से 18,000 निकाले और सिया को थमा दिए। वंदना ताई, ये क्या है? सिया ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। वंदना ताई ने समझाया, क्या देवांश ने 6 महीने पहले कंपनी में हंगामा नहीं किया था और मैंने उसे भेजने के लिए 2,000 दिए थे। आज सुबह उसने 20,000 ट्रांसफर किए, इसलिए मैंने 18,000 निकाले और विशेष रूप से तुम्हें वापस करने आई। यहाँ आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह वीकेंड है। मैंने अगले सोमवार को वापस करने की योजना बनाई थी, लेकिन संयोग से हम यहाँ टकरा गए। ये सुनकर सिया ने सिर हिलाया और कहा, वंदना ताई, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर आपने तब मेरी मदद न की होती तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। इसके अलावा उसने आपको लौटाए हैं और चूंकि उसने इतना ज़्यादा लौटाया है तो इसके पीछे उसकी अपनी वजहें होंगी। कृपया इसे स्वीकार करें। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इसे तुम्हारे वीचैट पर ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया और खुद इतनी दूर आने की जिद क्यों की? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर था कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए मैंने विशेष रूप से तुम्हें खुद देने के लिए कैश निकाला। अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो मुझे वंदना ताई मत कहना। वंदना ताई का चेहरा गंभीर था, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। सिया ने एक पल सोचा और सुझाव दिया, क्यों ना आप इसे सीधे उसे वापस ट्रांसफर कर दें। उसे वापस क्यों ट्रांसफर करूं? ताकि वह फिर से जुआ खेलने जा सके। वंदना ताई ने खींचते हुए कहा, बकवास बंद करो, जल्दी करो और इसे रख लो। पीहू के लिए कुछ अच्छा खाना और मजेदार खिलौने खरीद लेना। सिया ने फिर भी सिर हिलाया, धीमी आवाज में कहा, वंदना ताई, कहा जाता है कि एहसान का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल होता है। उसने केवल 20,000 चुकाए, अंततः उसे ही फायदा हुआ। इसलिए कृपया मुझे और न समझाएं। मैं ये पैसे किसी भी हाल में नहीं लूंगी, भले ही मैं आपको वंदना ताई न कहूं। यह उसूल की बात है। वंदना ताई ने पहले सोचा था कि अगर उनका रवैया काफी सख्त होगा तो वह निश्चित रूप से सिया को पैसे स्वीकार करने के लिए मना लेंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिया का रवैया उनसे भी ज्यादा सख्त होगा। हारकर उनके पास पैसे वापस अपने बैग में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली बार पीहू को कुछ सुंदर कपड़े खरीद कर देने की योजना बनाते हुए, ताकि एक पंथ दो काज हो सकें। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, आखिरकार देवांश की आकृति धीरे धीरे उनकी नजरों में दिखाई दी।
जब पीहू ने देवांश को देखा तो उसने अपना मीठा वेफल खाना भी बंद कर दिया और उसे सीधे मेज पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी माँ से उसे बेबी चेयर से बाहर निकालने के लिए कहा और दुकान के बाहर देवांश की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए पापा चिल्लाई, उसकी आवाज़ बेहद साफ और प्यारी थी। अध्याय 113, 400 से ऊपर 500 से कम। देवांश ने रॉयल पाम्स एस्टेट में 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और न ही सिया दिखाई दी। हालांकि वह निराश था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर पिछले 2 सालों में उसकी हरकतें वाकई घिनौनी रही थीं। अगर वह सिया की जगह होता तो शायद वह उससे भी ज़्यादा पत्थर दिल होता। इसलिए देवांश उठा और रॉयल पाम्स एस्टेट से बाहर चला गया। एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को सीधे पुराने बाजार चलने को कहा। कार में रहते हुए उसे एजेंट विनय का मैसेज मिला कि जिस फॉर्मुलाडेहाइड ट्रीटमेंट कंपनी को उसने कुछ दिन पहले बुक किया था वह आ गई है और पूछ रही है कि क्या वह घर में घुसकर ट्रीटमेंट करने के लिए उपलब्ध है। देवांश के सहमत होने के बाद उसने इस मामले पर और ध्यान नहीं दिया। एंटीक मार्केट पहुंचने पर वह सीधे सबसे बड़ी रत्नों की दुकान पर गया। जब महिला सेल्स असिस्टेंट ने देवांश को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने छोटे तेज कदम बढ़ाए और व्यावहारिक रूप से उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी और खुद को देवांश से सटा दिया, मानो वह अपना पूरा शरीर उस पर चिपका देना चाहती हो। देवांश ने उसे घृणा के साथ दूर धकेल दिया, फिर सीधे कुछ कीमती पत्थर चुने और उन सभी को एक ही बार में खरीद लिया। एंटीक मार्केट में रत्नों की कई दुकानें थीं और देवांश संतुष्ट होकर जाने से पहले लगातार कई दुकानों पर गया। जब वह पुरानी गली से गुजरा तो उसे वो अंधी बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। उसे नहीं पता था कि क्या उसने रहने के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है या उसके परिवार की सभी कीमती चीजें बिक चुकी हैं। देवांश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय वह एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकला और एक टैक्सी रोकी। वह नक्षत्र विला नहीं लौटा, इसके बजाय वह रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर बढ़ा। इन पत्थरों के साथ वह कमरे में एक छोटा ऊर्जा संचय चक्र स्थापित कर सकता था। चूंकि यह ऊर्जा चक्र केवल घर के अंदर रहने वाली पीहू और सिया को पोषण देने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा खींचने के लिए था और इसमें देवांश की साधना की तरह ऊर्जा चक्र के भारी इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस ऊर्जा चक्र की सामग्री सामान्य पत्थर थे और ये लंबे समय तक काम कर सकता था। कम से कम ये पीहू और सिया को पोषण देने के लिए काफी था और यह पीहू के कैंसर के फैलने की संभावना को भी धीमा कर सकता था और उसके शरीर के दर्द को कम कर सकता था। इस प्रकार देवांश को अब बार बार पीहू को आत्मिक ऊर्जा देने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि वह पहले करता था। पीहू बस हर रात इस कमरे में सो सकती थी। देवांश को उम्मीद नहीं थी कि कार में रहते हुए उसे वास्तव में सिया का जवाब मिलेगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह फ्लैट स्वीकार करने को तैयार है। बेहद खुशी से देवांश का मन हुआ कि वह कार से बाहर निकल जाए और खुद दौड़कर वहां जाए, क्योंकि टैक्सी की गति बहुत धीमी थी। उसकी दौड़ने की गति की तुलना में यह एक रेंगती हुई चींटी जैसी थी। आखिरकार दृष्टि मीडिया कंपनी की इमारत तक के सफर को झेलने के बाद उसने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि उसने पीहू को खुशी से अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। देवांश ने पीहू को गले लगाया। रुकने से पहले उसे हवा में कई बार घुमाया, जिससे पीहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मा कहाँ हैं? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। पीहू ने पास के कैफे की ओर इशारा किया और खुशी से कहा, मम्मा वहाँ प्यारी आंटी के साथ हैं। देवांश जानता था कि पीहू अंजलि को प्यारी आंटी कहती है, लेकिन जब उसने पीहू की छोटी उंगली का पीछा किया तो उसने पाया कि सिया के साथ जो व्यक्ति थी वह अंजलि नहीं बल्कि वंदना ताई थी। इस समय वे खिड़की के पास बैठी थीं, अपना सिर घुमाकर उसकी दिशा में देख रही थीं। क्या मम्मा ने यह नहीं कहा था कि वह आंटी अंजलि के साथ फ्लैट देखने जा रही हैं? यह आंटी वंदना क्यों है? देवांश ने कैफे की ओर चलते हुए पीहू से पूछा। जब उन प्यारी आंटी ने फ्लैट चुन लिया तो उन्हें पता चला कि पापा आ रहे हैं, इसलिए वह पहले चली गईं। पीहू ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनकर देवांश अपनी कड़वी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। वह जानता था कि अंजलि उसे पसंद नहीं करती थी और वह उसे देखना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि वह उससे लड़ने से खुद को रोक ना पाए। ये प्यारी आंटी अभी आई हैं। उन्होंने कहा कि पापा ने उन्हें 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और वह विशेष रूप से मम्मा को 18,000 लौटाने आई हैं, लेकिन मम्मा ने नहीं लिए। पीहू ने जितना संभव हो उतना स्पष्ट रूप से समझाया, एकदम तार्किक और सही तरीके से। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश भ्रमित हो गया, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। उसने कल रात रिया कपूर से इसका जिक्र किया होगा और उसने इसे गंभीरता से लिया। तो आज सुबह उसने वंदना ताई को उसके नाम पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, इसे उन 2,000 के पुनर्भुगतान के रूप में मानते हुए जो उसने तब उधार लिए थे। हालांकि वह जानता था कि वंदना ताई ने कल रात उसे रिया कपूर के साथ देखा था, लेकिन देवांश बिल्कुल भी घबराया नहीं था। आखिरकार वह सीधा था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह सिया के सामने कोई अफवाह फैलाएगी। इसके अलावा वंदना ताई ने कल रात कहा था कि वह उसका राज रखेंगी, भले ही उसके पास रखने के लिए कोई राज नहीं था।
तो देवांश पीहू को गोद में लिए खुशी खुशी कैफे में चला गया। पापा, क्या आपने सचमुच मम्मा के लिए घर खरीदा है? पीहू ने तोतली आवाज में पूछा। उसका चेहरा खुशी से भरा था। हाँ पापा, अब तुम्हें नया घर दिखाने ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीहू ने चहकते हुए कहा, जैसे उसने पहले कभी नया घर नहीं देखा हो। अगर सिया पूरे समय पीहू के साथ न होती तो वह लगभग पीहू के इस उम्मीद भरे नाटक से धोखा खा जाती। वंदना ताई, आप भी आइए और हमारे साथ एक नज़र डालिए, सिया ने आमंत्रित किया। वंदना ताई ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और मान गईं। ठीक है, ये जानना अच्छा होगा कि तुम कहाँ रहती हो ताकि मैं बाद में मिलने आ सकूं। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके असली विचार थे, मुझे जाकर देखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह छोटी बच्ची सिया फिर से देवांश के झांसे में आ जाए। हालांकि उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं था कि देवांश क्या चाल चलेगा, वह हमेशा उसके खिलाफ सतर्क रहती थी। पापा, क्या आपने जो घर खरीदा है वह बड़ा है? पीहू ने अपनी बाहें देवांश की गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करके पूछा। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा नहीं है, लेकिन जहां पीहू पहले रहती थी उससे तो पक्का बड़ा है। ये सुनकर वंदना ताई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मन ही मन सोचा, तुम्हारे पुराने पुनर्वास वाले घर ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ग मीटर के थे। कौन सा कमर्शियल रेजिडेंस उस पुनर्वास आवास से बड़ा नहीं होता? कम से कम तुम्हें आत्मबोध तो है और तुमने पीहू के सामने रईस बनने का नाटक नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वे चले, वंदना ताई को कुछ गड़बड़ लगा, तो उन्होंने पूछा, देवांश, तुमने किस रेसिडेंशियल एरिया में घर खरीदा है? इस दिशा में कोई छोटे अपार्टमेंट तो नहीं दिखते, है ना? वह इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह परिचित थीं और जानती थी कि यह पूरा हिस्सा इम्प्रूव्ड हाउसिंग का था, जिसे पहली बार घर खरीदने वाले आमतौर पर नहीं लेते। वंदना ताई, बस थोड़ा और आगे, हम पहुंचने ही वाले हैं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा और आगे केवल 2 रेसिडेंशियल एरिया थे, रॉयल पाम्स एस्टेट और योंगचेंग मैनर। चाहे कोई भी हो, वे दोनों इस क्षेत्र में घरों की कीमतों के लिए सबसे महंगे थे। वंदना ताई अपने होठों पर तिरस्कार की एक झलक दिखाए बिना नहीं रह सकी। उन्हें लगा कि देवांश का असली रंग सामने आने वाला है। तो उन्होंने फिर पूछा, उस घर की कुल कीमत कितनी थी जो तुमने खरीदा? देवांश ने पीहू को गोद में लिए लापरवाही से जवाब दिया, 400 से ऊपर, 500 से कम। ये सुनते ही वंदना ताई ने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। स्पष्ट रूप से देवांश के शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनकी राय में अगर कुल कीमत केवल 400 लाख भी होती तो डाउन पेमेंट और टैक्स मिलाकर कम से कम 150 लाख तो लगते ही। देवांश का तीसरा पैर, चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, उसे रिया कपूर से इतना पैसा मिलना नामुमकिन था। इसकी आदतें वाकई नहीं बदली, अभी भी सिर्फ हवाबाजी करता है। वंदना ताई ने मन ही मन सोचा, फिर सिया को खींचा और थोड़ा धीमा कर दिया। कुछ दूरी बनाने के बाद वंदना ताई ने सिया से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आखिरकार पता चल गया कि वो लड़का क्या चाल चल रहा है। वह शायद ये बहाना बनाएगा कि उसके पास घर के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं ताकि तुमसे पैसे ऐंठ सके। तो याद रखना, चाहे वह बाद में कुछ भी कहे, तुम बस यही कहना कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, समझी? अध्याय 114। आधिकारिक ऐप की जानकारी तो एकदम पक्की है। ये सुनकर सिया को हंसी तो आई, लेकिन उसने उसे दबा लिया और सिर हिला दिया, यह जताते हुए कि उसे याद है। वह वास्तव में वंदना ताई को समझाना चाहती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो घर देख चुके होने का उसका राज खुल जाएगा। इसलिए अभी के लिए वह केवल वंदना ताई को थोड़ी देर के लिए गलतफहमी में रहने दे सकती थी। सिया को सिर हिलाते देख वंदना ताई ने तुरंत राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैं साथ आ गई, वरना ये भोली सिया तो पक्का फिर से ठगी जाती। जैसे ही वह मन ही मन खुश हो रही थी, उन्होंने देखा कि देवांश पीहू को गोद में लिए रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर चल रहा है। ये देखकर वंदना ताई जल्दी से आगे बढ़ी और देवांश का रास्ता रोक लिया। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? देवांश ने रॉयल पाम्स एस्टेट के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और कहा, अंदर। क्या तुम्हें पता है कि यह कौन सी जगह है? रॉयल पाम्स एस्टेट, बड़े फ्लैट्स और बंगलों वाला रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ सिर्फ खाली ढांचे की कीमत 16-17 हज़ार प्रति वर्ग फुट है और लग्जरी रेनोवेशन के साथ औसत कीमत 20,000 से ऊपर है। और सबसे छोटा यूनिट 2000 वर्ग फुट लगभग 200 वर्ग मीटर का है, जिसकी शुरुआती कीमत 4 करोड़ से ऊपर है। तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ घर खरीदा है? देवांश, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ? वंदना ताई ने बहुत जोश के साथ कहा, क्योंकि वह जानती थी घर जितना महंगा होगा, देवांश उतना ही ज़्यादा पैसा कम पड़ने का दावा कर सकता था और सिया से उतना ही ज़्यादा पैसा ऐंठ सकता था। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि देवांश का लालच इतना बड़ा होगा कि उसने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए सीधे इस क्षेत्र के सबसे महंगे रेसिडेंशियल एरिया को चुना। तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, वंदना सावंत, एक मूर्ख हूँ? देवांश को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वह कुछ मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, ये 4 करोड़ से ऊपर है, मैंने बस कहा था 5 करोड़ से कम।
इतना कहकर देवांश पीहू को लिए आगे बढ़ गया। वंदना ताई एक महिला होने के नाते शारीरिक रूप से देवांश को पीछे नहीं खींच सकती थी, इसलिए वह और सिया उसके पीछे पीछे चली। लेकिन पूरे रास्ते वह सिया का ब्रेन वॉश करती रही, उसे बता रही थी कि सतर्क रहो और देवांश की मीठी बातों में मत आना। वंदना ताई की चिंता भरी बातें सुनकर सिया को थोड़ी असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने बार बार सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने सब कुछ याद रखा है। रेसिडेंशियल एरिया में प्रवेश करते समय सभी ने अपने आईडी कार्ड दिखाए और फिर सिया ने सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर वह नाराजगी भरा भाव फिर से देखा। गनीमत थी कि यह सुबह वाला गार्ड नहीं था, वरना उसे लगा कि शायद उसे डांट पड़ जाती। मैं यहाँ एक बार घर देखने आई थी और मैं अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहद प्रभावित हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद जब मैं इसे दोबारा देखूंगी तो भी हैरान रह जाऊंगी। अफसोस की बात है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं यहाँ एक यूनिट जरूर खरीदती, चाहे कुछ भी हो जाए। वंदना ताई ने कहा, आह भरते हुए कि यह असली जिंदगी है, उनकी तरह नहीं जिनके बारे में केवल ये कहा जा सकता है कि वे गुजारा कर रहे हैं। भले ही सिया यहाँ 2 बार आ चुकी थी, फिर भी वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य से हैरान थी। और पीहू भी पूरे रास्ते वाह टिल्डर चिल्ला रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच इसे पहली बार देख रही हो, जिससे सिया ने अपना सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुरा दी। सिया, हालांकि यहाँ के घर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहकना मत। एक घर जिसकी कीमत कम से कम 4 करोड़ है, देवांश उसे तब तक नहीं खरीद सकता जब तक कि उसने बैंक न लूटा हो। इसलिए चाहे वह बाद में कुछ भी कहे, उस पर विश्वास मत करना। बस अड़ी रहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, समझी? वंदना ताई ने लगातार याद दिलाया। सिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। वंदना ताई, चिंता मत कीजिए, मुझे सब याद है। मुझे बस डर है कि जब तुम बाद में घर देखोगी तो इतनी उत्साहित हो जाओगी कि खुद को भूल जाओगी। वंदना ताई ने चिंता से माथे पर बल डाला। तुम शायद विश्वास न करो, लेकिन यहाँ के घर देखने के बाद जब मैं दूसरी जगहों पर घर देखने गई तो मुझे लगा कि वे घर बस काम चलाओ थे। सिया इस बात से पूरी तरह सहमत थी, क्योंकि जब वह पहले अंजलि के साथ दूसरे घर देखने गई थी तो उसके मन में भी यही विचार आया था। इसलिए जब तुम बाद में घर देखो तो खो मत जाना। तुम्हें बस ये याद रखना है कि घर तुम्हारा नहीं है और देवांश इसे खरीदने की औकात नहीं रखता। इस तरह तुम देवांश के झांसे में नहीं आओगी। वंदना ताई ने अपना अनुभव साझा किया। सिया ने फिर से सिर हिलाया। जल्द ही समूह 606 के दरवाजे पर पहुंच गया। देवांश ने कुशलता से फिंगरप्रिंट पासवर्ड लॉक खोला और फिर दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें घर के अंदर से ऊर्जा की एक गर्म और कोमल धारा बहती हुई महसूस हुई, जिसने उनके चेहरों को सहलाया, जिससे उनका तन और मन दोनों रिलैक्स हो गए, मानो उसने सारी ठंड और सिहरन उड़ा दी हो। घर में घुसते ही कमरे के गर्म तापमान ने उन्हें अपनी जैकेट उतारने की सहूलियत दी, जिससे वे हल्का और आरामदायक महसूस करने लगे। और पीहू के घर में घुसने के बाद वह बार बार खुशी से चिल्लाई, पापा पापा, क्या ये हमारा घर है? ये कितना बड़ा है? बोलते हुए पीहू नीचे उतरने के लिए मचलने लगी, फिर पूरे घर में दौड़ती रही, यहाँ छूती वहाँ देखती और अंत में लिविंग रूम में एक इटालियन ब्रांड के इम्पोर्टेड सोफे पर चढ़ गई। उस पर लोटपोट होने लगी, एक जंगली बछड़े की तरह जीवंत। ये देखकर सिया खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाई, पीहू, मैंने तुम्हें बस ये नाटक करने के लिए कहा था कि तुम यहाँ पहले नहीं आए हो, तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? भले ही सिया ने इसे 2 बार देखा था, लेकिन जब उसने घर को फिर से देखा, खासकर सभी लाइटें जलने के साथ, तो वह अभी भी अनचाहे ही मंत्रमुग्ध हो गई। जहां तक वंदना ताई की बात है, वह तो जैसे जड़ हो गई थी, लंबे समय तक अवाक। ये जानने के बावजूद कि देवांश निश्चित रूप से इस घर को नहीं खरीद सकता, वह अभी भी इसकी मिनिमलिस्ट शैली से आकर्षित थी। काफी देर बाद वंदना ताई आखिरकार होश में आई और सिया से बोली, कितना अच्छा होता अगर यह घर सचमुच तुम्हारा होता। ये घर उसी का तो है, देवांश ने बीच में कहा। ठीक है, बस मुझे सीधे बताओ, तुमने इस घर को किराए पर लेने के लिए कितना खर्च किया? वंदना ताई ने कुछ अधीरता से कहा। देवांश ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सचमुच इसे खरीदा है, प्रॉपर्टी के कागज यही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए, कागज भी जाली हो सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? वंदना ताई ने कागज लेने की जहमत उठाए बिना ही रूखेपन से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सिया से पैसे ठगना चाहते हो, लेकिन क्या इस बार लागत थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? घर किराए पर लेना और एस बड़ी और फ्लोर हीटिंग चालू करना, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाओगे? वंदना ताई ने ताना मारा। लेकिन फिर भी अगर मैं साथ न आई होती तो तुम्हारे इस दिखावे से सिया शायद सचमुच झांसे में आ जाती, वंदना ताई ने कहा। फिर सिया को खींचने की कोशिश की। चलो, मुझे ऐसे लोगों को देखकर ही घिन आती है जो ऐसी धोखेबाजी का सहारा लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, मुंबई हाउसिंग ऐप रियल नेम ऑथेंटिकेशन के बाद प्रॉपर्टी की जानकारी चेक कर सकता है। ये तो जाली नहीं हो सकता है ना?
यह बात एजेंट विनय ने उसे पहले बताई थी, वरना उसे ऐसे किसी आधिकारिक ऐप के बारे में पता नहीं होता। वह जाली नहीं हो सकता। वंदना ताई ने थोड़े कम आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन उन्होंने तुरंत सिया को ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा ताकि वह देवांश की बातों में ना आ जाए। जल्द ही सिया ने रियल नेम ऑथेंटिकेशन पूरा किया। फिर ऐप के माई सेक्शन में उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पाया, उस पर क्लिक किया। 1 सेकंड इंतजार किया और वाकई प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आ गई। रियल एस्टेट सर्टिफिकेट नंबर 2023, अधिकार धारक सिया, स्वामित्व स्थिति एकमात्र मालिकाना हक, स्थान रूम 606, बिल्डिंग XX, रॉयल पाम्स एस्टेट, धारावी आउटस्कर्ट्स, मुंबई रोड। घर का प्रकार आवासीय, बिल्डिंग एरिया 201.3 वर्ग मीटर। आधिकारिक ऐप में ये जानकारी देखकर वंदना ताई सन रह गईं, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि अंदर की जानकारी बिल्कुल पक्की है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। देवांश, तुमने सचमुच सिया के लिए घर खरीदा है? वंदना ताई की आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा अविश्वास से भरा था। अध्याय 115, चलो उस कुली का भी काम तमाम करते हैं। देवांश बस मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। तथ्य पहले ही सामने थे, उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने बस सिया की ओर देखा और कहा, घर में सब कुछ पूरा और एकदम नया है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम और पीहू आज ही शिफ्ट हो सकते हो। सिया हिचकिचाई। हालांकि वह पहले से जानती थी कि यह घर विशेष रूप से उसका है, लेकिन आधिकारिक ऐप पर इसे देखने का असर प्रॉपर्टी के कागजों पर देखने से अलग था। जैसा कि वंदना ताई ने कहा, कागज जाली हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक ऐप पर जानकारी बिल्कुल असली होती है। जैसे ही वह सोच में डूबी, वंदना ताई, जो अभी भी सदमे में थी, ने सीधे उसके लिए फैसला कर लिया। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। हम आज ही शिफ्ट होंगे। ये सुनकर सिया को होश आया। उसने वंदना ताई की ओर देखा, जो पागलों की तरह उसे आंख मार रही थी, उसे सहमत होने का आग्रह कर रही थी। सिया ने मूल रूप से वैसे भी शिफ्ट होने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने बस हामी भर दी। ये देखकर वंदना ताई ने राहत की सांस ली और बोली, अब से तुम्हारे और पीहू के पास आखिरकार अपना घर है। मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। सिया मुस्कुराई, फिर गंभीर चेहरे के साथ देवांश से पूछा, घर खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या तुमने फिर से जुआ खेला या तुमने फिर से कुछ गैरकानूनी किया? ये सिया की सबसे बड़ी चिंता थी। पास खड़ी वंदना ताई ये सुनकर थोड़ी असहज दिखी। वह वास्तव में सिया को बताना चाहती थी, तुम्हारे पति ने जुआ नहीं खेला, नहीं उसने कानून तोड़ा, उसने बस अपना शरीर बेचा है। लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सिया के गुस्से को देखते हुए, भले ही घर केवल उसका हो, वह इसमें कदम नहीं रखेगी। चिंता मत करो, घर का पैसा वैध स्रोतों से आया है। मैंने ये सब अपनी काबिलियत से कमाया है और इससे तुम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, देवांश ने सच्चाई से जवाब दिया। वंदना ताई मन ही मन जोड़ने से नहीं रह सकी, काबिलियत से या शारीरिक श्रम से। सिया ने जब ये सुना तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गईं और उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। उसने रुंधे गले से पूछा, देवांश, मैं अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस बार मेरी बेटी और मैं यहाँ कितने दिन रह सकते हैं? ... सिया के शब्द सुनकर देवांश और वंदना ताई दोनों के दिल में एक टीस उठी। यह उसका अपना घर था, पूरा खरीदा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से वह जब तक चाहे रह सकती थी। हालांकि देवांश ने अतीत में जो भी घिनौने काम किए थे, उसके कारण वह और उसकी बेटी लगातार भागती रही थी, कभी भी एक जगह पर 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाईं। यहाँ तक कि सबसे लंबे समय तक रहने वाली पुनर्वास कॉलोनी में भी, जो लगभग 6 महीने का था, शायद ही कोई शांति का दिन बीता हो। हर दिन चिंता से भरा था, अंतहीन डर में जीना, और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हम यहाँ कब तक रह सकते हैं? अगर उसने ऐसी निराशा का अनुभव न किया होता तो सिया ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती थी? देवांश को दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने गम और उन आंसुओं को दबा लिया जो फूटने ही वाले थे, और कहा, जब तक तुम चाहो, तुम जितना चाहो उतना रह सकती हो। सिया ने सिर हिलाया, आखिरकार उसके आंसू छलक पड़े। क्या तुमने इन 2 सालों में मुझे बहुत कम वादे और आश्वासन दिए हैं? देवांश, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? ये देखकर देवांश का दिल दुख गया। वह जाकर सिया को गले लगाना चाहता था, लेकिन सिया ने उसे रोते हुए हाथ दिखाकर रोक दिया। देवांश, सच कहूँ तो मुझे ये घर बहुत पसंद है, और मैं बता सकती हूँ कि मेरी बेटी को भी ये पसंद है, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि मुझे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। मुझे डर है कि जैसे ही मैं शिफ्ट होऊंगी, उस रात की त्रासदी खुद को दोहराएगी। तो देवांश, क्या तुम प्लीज हमारी बेटी की खातिर मुझे बता सकते हो, क्या मेरी बेटी और मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकते हैं? पीहू, जो खेल रही थी, ने अपनी माँ को रोते हुए सुना और तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ पड़ी, उसे कसकर गले लगा लिया। देवांश को सतर्कता और डर से देखते हुए चिंतित कि उसे फिर से पीटा जाएगा। उसने ये दृश्य बहुत बार देखा था। जब भी उसकी माँ रोती थी,
वह और उसकी माँ देवांश के क्रूर हाथों से बच नहीं पाती थीं। देवांश ये सुनकर और देखकर महसूस कर रहा था कि उसका दिल चाकू की तरह मुड़ रहा है और आखिरकार उसके आंसू बेकाबू होकर बह निकले। मैं जानता हूँ कि मैं अभी जो कुछ भी कहूँ वह बेकार है। मैं केवल तुमसे एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूँ, बाकी समय को साबित करने दो। सिया पहले से ही बेतहाशा से सिसक रही थी। उसने सिर हिलाया, फिर सीधे घुटनों पर बैठ गई और रुंधे गले से बोली, मुझसे भीख मत मांगो, मुझे तुमसे भीख मांगनी चाहिए। तुम मेरी बेटी की हालत जानते हो। मैं अब तुमसे केवल ये पूछती हूँ, क्या तुम उसे उसके आखिरी दिन खुशी और शांति से जीने दे सकते हो? उसे फिर से मत डराना, उसे वह तड़प और दर्द मत सहने देना जो उसे नहीं सहना चाहिए, ठीक है? देवांश ने जल्दी से सिया को उठाया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ये जरूर करूँगा। ये सुनकर सिया के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। उसने ये शब्द बहुत बार सुने थे और वह अब सच और झूठ के बीच फर्क नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने फिर भी मन ही मन प्रार्थना की, देवांश, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात रख पाओगे। मेरी बेटी को निराश मत करना और मुझे फिर से निराश मत करना, ठीक है? सिया को चुप कराने में देवांश और वंदना ताई को काफी समय लगा। उसके चुप होने के बाद पीहू ने भी अपने आंसू पोंछ लिए, फिर अपनी माँ की बाहों में दुबक गई और जल्दी ही सो गई, शायद रोने से थक गई थी। वंदना ताई सोफे पर बैठकर सिया से बातें करती रहीं, जबकि देवांश कमरे के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, यहाँ वहाँ ठोकता रहा, कभी कभी अपनी उंगली की अंगूठी से कुछ कीमती पत्थर निकालता और उन्हें कोनों में या दीवारों पर फेंकता, फिर उन्हें जमीन और दीवारों में छिपाने के लिए अपनी साधना को सक्रिय करता। 1 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद ऊर्जा संचय चक्र के अलावा देवांश ने घर में कई सुरक्षा चक्र भी स्थापित किए जो आसानी से आंतर शक्ति के छोटे स्तर वाले मार्शल आर्टिस्ट्स को रोक सकते थे। यहाँ तक कि आंतर शक्ति के बड़े स्तर वाले मार्शल आर्टिस्ट को भी कमरे में माँ और बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती। जहाँ तक पूर्ण आंतर शक्ति से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट्स की बात है, देवांश की मौजूदा साधना के साथ वह ऐसे सुरक्षा चक्र स्थापित नहीं कर सकता था जो उनसे बचाव कर सकें। हालांकि मौजूदा सुरक्षा चक्र उन्हें कुछ हद तक रोक सकते थे। सुरक्षा चक्रों को पूरा करने के बाद ये देखकर कि पीहू अभी तक नहीं उठी है, देवांश रुका नहीं। सिया को दरवाजे का पासवर्ड सेट करना सिखाने के बाद उसने जाने की तैयारी की। ऐसा नहीं था कि वह रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वह सिया के स्वभाव को जानता था। उसका उससे तलाक हो चुका था और दोबारा शादी करने से पहले उसे घर देना तो दूर, अगर वह उसे पूरी इमारत भी दे देता तो भी वह उसे रात भर रुकने नहीं देती। ये देखकर वंदना ताई ने भी सिया से विदा ली, ये कहते हुए कि उन्हें मामलों को संभालने के लिए होटल लौटना है और इसलिए वह देवांश के साथ निकल गईं। रेसिडेंशियल एरिया से बाहर निकलने तक दोनों पूरे रास्ते चुप रहे, जब वंदना ताई अचानक बोली, तुमने रिया कपूर के दिए पैसे लिए लेकिन दूसरी औरत के लिए घर खरीदा। अगर रिया कपूर को पता चला तो क्या वह तुम्हें और सिया को छोड़ देगी? वंदना ताई, क्या आप मेरा विश्वास करेंगी अगर मैं कहूं कि मेरे बस एक शब्द कहने पर रिया कपूर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा कपूर ग्रुप सिया को दे देगी? अगर उसके माथे पर शिकन भी आए तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा, देवांश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पहले से बिल्कुल अलग। वंदना ताई ने यह सुनकर सिर हिलाया और उपेक्षा से बोली, नौजवान, इतना गुमान मत करो। अगर 1 महीने में रिया कपूर के तुम्हें डंप करने के बाद भी तुम में ये आत्मविश्वास बना रहे तो मैं तुम्हें प्रभावशाली मानूंगी। लेकिन जो भी हो, अपना ख्याल रखना। बस उस समय सिया को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर से रोते धोते मत आ जाना। इतना कहकर वंदना ताई, जो हमेशा देवांश को नीची नज़र से देखती थी, उसके साथ और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने एक कार बुलाई और चली गईं। वंदना ताई के जाने के बाद देवांश रेसिडेंशियल एरिया के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक कमर्शियल गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, मास्टर वाघ जल्दी से कार से बाहर कूदे और उसकी ओर लपके। गुरु देवांश, क्या आपके कोई निर्देश हैं? मास्टर वाघ ने सम्मानपूर्वक पूछा। देवांश ने अपने पीछे रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर इशारा किया और कहा, वे अब से यहाँ रहेंगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गुरु देवांश, निश्चिंत रहें, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपकी पत्नी और बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मास्टर वाघ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। देवांश ने सिर हिलाया, मास्टर वाघ को भेजा, फिर रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर मुड़कर देखा। 606 की दिशा में टकटकी लगाए, लंबे समय तक नजरें हटाने को तैयार नहीं था। सिया, चिंता मत करो, मैं पीहू को जरूर ठीक करूंगा और फिर तुम्हें ब्याह कर घर लाऊंगा। जैसे ही रात हुई, नागपुर में एक आलीशान पारंपरिक शैली के हवेली के भीतर एक बूढ़ा आदमी हड़बड़ाता हुआ रूम में भागा, फिर झुककर सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया और बोला, छोटे मालिक, हमें पता चल गया है कि मुंबई के उस रईस बिजनेसमैन की आर्थिक किस्मत किसने काटी। कौन? रणवीर गिल, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के कमांडर का पोता। हाँ, एक पुलिस हेडक्वार्टर का मामूली कमांडर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है।
लंबे चोगे वाले आदमी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, फिर बोला, गुरुदेव आपको पता है न क्या करना है। जड़ से खत्म, बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से कहा। लंबे चोगे वाला आदमी इस जवाब से बहुत संतुष्ट था। सिर हिलाने के बाद उसने आगे कहा, चूंकि आप मुंबई जा ही रहे हैं तो उस कुली का भी काम तमाम करते आइएगा और फिर उसका सिर वापस लाएं, मैं इसे पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अध्याय 116। मम्मा, ये सब सच है, मैं सपना नहीं देख रही। मुंबई, रिहायशी इलाका। देवांश और वंदना सावंत के जाने के कुछ ही देर बाद सिया, जो दिन भर की खरीदारी से थक चुकी थी, उस पथरीले सोफे पर अपनी बेटी के साथ टेक लगाकर सो गई। रात होने तक सिया की आंख नहीं खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जब लिविंग रूम की रोशनी में उसकी नज़र साफ हुई तो उसने सिर घुमाकर उस विशाल फर्श से छत तक फैली खिड़की के बाहर देखा। दूर गगनचुंबी इमारतों में हजारों घरों की बत्तियां एक एक करके जल रही थीं, जिसे देखकर मन को एक अजीब सा सुकून और शांति मिल रही थी। उसने अपनी नज़रें हटाईं और सोफे के ठीक सामने लगी 98 इंच की विशाल टीवी स्क्रीन में अपना और अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखा, जिससे उसे एक पल के लिए लगा कि वह कोई हसीन सपना देख रही है। हालांकि वह यहाँ तीसरी बार आई थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस घर को इतने गौर से देखा था। खुले रसोई घर में इंटीग्रेटेड स्टोव ने पूरे किचन को साफ और सुव्यवस्थित बना रखा था। किचन के सामने कस्टम अलमारियों में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड फ्रिज, वाटर डिस्पेंसर और स्टीम ओवन, सब कुछ बिल्कुल उसकी पसंद का था। खास तौर पर सोफे के पीछे लगी 3 मीटर लंबी विशाल मेज और मेज के पीछे की पूरी दीवार को ढकने वाला 2.4 मीटर ऊंचा किताबों का शेल्फ, ये सब देखकर उसकी धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगीं। सिया चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो थी तो वह एक औरत थी। अपनी पसंद के इस घर को देखकर, जो अब सचमुच उसका था, वह कैसे रोमांचित न होती। जब वह टीवी सीरियलों में आलीशान घर देखती थी तो एक से अधिक बार उसने कल्पना की थी कि उसे ऐसे किसी महल की जरूरत नहीं है, उसे तो बस 80 वर्ग मीटर का एक छोटा सा घर चाहिए जहां वह और पीहू चैन से रह सके। इसके अलावा उसकी कोई और बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। किसने सोचा था कि जब जिंदगी में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, वह अचानक 200 वर्ग मीटर के लग्जरी अपार्टमेंट की मालकिन बन जाएगी। यह जबरदस्त बदलाव इतना बड़ा था कि उसे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। अभी वह घर को निहार ही रही थी कि उसकी गोद में पीहू ने आखिरकार करवट बदली। थोड़ी देर बाद उसने एक हाथ से अपनी माँ के कपड़े पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखा और अपनी तोतली आवाज में पूछा, मम्मा, हम कहाँ हैं? सिया ने ये सुना, मुस्कुराए और उसके नन्हे सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, पीहू, हम उस नए घर में हैं जो पापा ने हमारे लिए खरीदा है। ये सुनते ही पीहू अचानक उठ बैठी, सोफे पर खड़ी हो गई, मुड़कर देखा और जब उसे यकीन हो गया तो खुशी से बोली, मम्मा, ये तो सच है, मैं सपना नहीं देख रही। सिया का चेहरा थम गया और उसने दिल भर आने पर अपनी बेटी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, पीहू सपना नहीं देख रही है, अब से यही हमारा नया घर होगा। पीहू ने भी अपनी माँ की नकल करते हुए सिया की पीठ थपथपाई और फिर सोफे से कूदने के लिए मचलने लगी और दूसरे कमरों को देखने के लिए भाग गई। सिया इस बीच किचन की ओर बढ़ी और ये देखने के लिए कि क्या कमी है, एक एक करके अलमारियों के दरवाजे खोलने लगी। खाना पकाने के बर्तन और प्लेटें तो मौजूद थीं, लेकिन चावल, तेल, नमक, चीनी और मसाले जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नदारद थीं। फ्रिज भी खाली पड़ा था। फिर उसने पूरे घर का एक और चक्कर लगाया। टॉयलेट पेपर, कचरे के डिब्बे, तौलिए, टूथपेस्ट और ब्रश जैसी रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट बनाई और फिर पीहू को बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। दरवाजा खोलते समय उसे देवांश की कही बात याद आई कि दरवाजे का पासवर्ड सेट कर लेना, इसलिए वह ऐप डाउनलोड करने के लिए रुक गई। ब्लूटूथ के जरिए स्मार्ट लॉक से कनेक्ट होने के बाद उसने वह पुराना पासवर्ड हटा दिया जो सभी एस्टेट एजेंटों को पता था और एक नया पासवर्ड सेट कर दिया। अब से केवल वही इस दरवाजे को खोल सकती थी। दूसरे शब्दों में, अब से यह अपार्टमेंट सचमुच सिर्फ और सिर्फ उसका था। सोसाइटी से ज्यादा दूर नहीं, बस 2-3 मिनट की दूरी पर एक बड़ा सुपरमार्केट था। सिया ने शॉपिंग कार्ट को धक्का दिया, पीहू को उसमें बैठाया और जमकर खरीदारी शुरू कर दी। ये सोचते हुए कि उसके कार्ड में अभी भी 30 से 40 हज़ार का बैलेंस बाकी है, सिया ने खुद को इतना अमीर कभी महसूस नहीं किया था और अब से उसे न तो किराया देना था, न आने जाने का खर्च और न ही देवांश के उन सूदखोरों का कर्ज चुकाना था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे इतना हल्का और खुश महसूस हुआ, मानो उसके सीने पर रखा एक भारी पत्थर अचानक हटा दिया गया हो। तो कर्ज मुक्त और बेफिक्र होना ऐसा महसूस होता है, सिया के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा खुशी दी वह ये थी कि जब उसकी बेटी खिलौनों वाले सेक्शन से गुजरी तो वह पहले की तरह चुप नहीं रही, बल्कि उसने अलग अलग खिलौनों को ललचाई नजरों से देखने की हिम्मत की। जब वे बाबी डॉल वाले हिस्से से गुजरे, पीहू की आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसने धीरे से पूछा, मम्मा, क्या मैं एक खिलौना ले सकती हूँ? जब सिया ने यह सुना तो उसका दिल अचानक कांप उठा और उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं।
ये डरते हुए कि कहीं उसकी बेटी उसके चेहरे के भाव को गलत न समझ ले, उसने जल्दी से अपनी बेटी का चेहरा थाम लिया, अपने आंसुओं को रोका और खिलखिलाते हुए मुस्कुराए, बिल्कुल ले सकती हो बेटा। अल्पविराम अल्पविराम। मुंबई यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल। सोनिया हाथ में खाने का डिब्बा लिए अंदर आई। दोपहर को जो टिफिन वह लाई थी उसे मेज पर ज्यों का त्यों रखा देख वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए और समझाने लगी, कशिश तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक रहेगी। मुझे भूख नहीं है। कशिश खन्ना बिस्तर पर लेटी थी, उसकी नजरों में एक खालीपन था। उसके दिमाग में उस रात का वह मंजर घूम रहा था जब देवांश ने उसे बचाया था और उसकी आंखों में वह सख्ती थी। कल रात से ही वह देवांश को भूलना चाहती थी और पहले की तरह एक बेफिक्र जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन वह नाकाम रही। जितना वह भूलने की कोशिश करती, देवांश की छवि उसके दिमाग में उतनी ही साफ होती जाती। सोनिया ने यह सुनकर फिर आह भरी और फिर बोली, तुम्हें याद है उस दिन जिन अमीरजादों से मेरी बात हुई थी? आज मैंने उन्हें खाना खिलाया और उस शख्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। बिस्तर पर लेटी कशिश ये सुनते ही झटके से उठ बैठी और बेताबी से पूछा, क्या जानकारी? कशिश को उस शख्स की इतनी परवाह करते देख सोनिया समझ गई कि उसे गहरा रोग लग चुका है और केवल वह शख्स ही इसका इलाज कर सकता है। पहले खाना खाओ फिर बताऊंगी, सोनिया ने लाचारी से कहा। कशिश तुरंत बिस्तर से उतरी और मेज पर बैठ गई। खाने का डिब्बा खोलते हुए जिद करने लगी, मैं खा रही हूं ना, जल्दी बताओ। लेकिन सोनिया ने सिर हिलाया और कहा, पहले तुम खा लो, तुम्हारे खाने के बाद बताऊंगी। ये देखकर कि वह सोनिया से बहस नहीं जीत सकती, कशिश के पास छोटे छोटे सलीके से निवाले खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वह जल्दी खाना चाहती थी, लेकिन उसकी परवरिश ने उसे धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना सिखाया था। इसके अलावा सोनिया जो रात का खाना लाई थी वह बहुत ज्यादा था। कशिश ने बहुत कोशिश की लेकिन खाना खत्म नहीं कर पाई, बल्कि उसका छोटा सा पेट भरकर भारी हो गया। मैं सच में और नहीं खा सकती, अब तो बता दो, है ना? कशिश कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, अपनी रूममेट को नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए। सोनिया उसकी इस मासूम हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सकी। पगली कहीं की, मैंने तुम्हें खाना खत्म करने को कहा था और तुमने सच में तब तक खाया जब तक पेट फटने को नहीं हो गया। तुम दोनों मिलकर भी आमतौर पर इतना नहीं खाती, है ना? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या ये तुम्हारी शर्त नहीं थी? जल्दी बताओ, मेरा पेट फट जाएगा। कशिश को इस तरह देख सोनिया ने मजाक करना बंद किया और गंभीरता से बोली, दरअसल मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से अगर तुम सच में उस शख्स के साथ होना चाहती हो तो तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। ये सुनते ही कशिश की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह जल्दी ही बुझ गई, बिल्कुल पहले की तरह। उसने सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नामुमकिन है। तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि रिया कपूर कैसी औरत है। मुंबई में कौन है जो उस पर भारी पड़ सके? सोनिया ने कशिश को देखा, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह शख्स अभी तुम्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि वह रिया कपूर के पल्लू से बंधा है। लेकिन क्या हो अगर रिया कपूर खुद उस शख्स को धक्के मारकर निकाल दे? तुम्हें क्या लगता है, क्या वह शख्स तब भी तुम्हें यानी मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को भाव नहीं देगा? अध्याय 117। ये कैसी पुराने जमाने की सोच है? नहीं, इसे बदलना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? कशिश ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं? सोनिया ने काफी उलझन में पूछा। कशिश बोली, वह इतना हैंडसम है, इतना हुनरमंद है और वह एक हीरो है, तुम्हें ऐसा अच्छा मर्द कहाँ मिलेगा? रिया कपूर उसे छोड़ने की गलती क्यों करेगी? सोनिया ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाए, बोली, तुम ही हो जिसे वह अच्छा लगता है ना? जरा समाज में जाकर पूछो, कौन उस जैसे गरीब और बेकार आदमी को देखेगा जिसका न कोई खानदान है और न कोई पहचान? कशिश कुछ बोलने ही वाली थी कि सोनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे मत बताना कि वह हुनरमंद है, वह बस मजदूरी कर करके मजबूत हो गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे मार्शल आर्ट्स आती है? लेकिन उसने साफ तौर पर, कशिश पहले बहस करना चाहती थी, लेकिन उस रात के मंजर को ध्यान से याद करने के बाद उसे एहसास हुआ कि जैसा सोनिया कह रही थी, देवांश ने केवल बहुत ज्यादा ताकत दिखाई थी, कोई असली पैंतरेबाजी नहीं। क्या वह सच में? कशिश को खुद पर शक होने लगा। सोनिया ने जोर देकर कहा, आजकल कितने नौजवान मार्शल आर्ट्स सीखने की तकलीफ उठा सकते हैं। वैसे भी ये कौन सा जमाना है? तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या वह गोलियों को रोक सकती है? और वैसे भी कहावत है, गरीब पढ़े अमीर लड़े। अगर तुम्हारे पास खानदानी दौलत नहीं है तो असली हुनर कौन सीख सकता है? शायद रणवीर गिल जैसा कोई ही मार्शल आर्ट्स का असली सार सीख सकता है। कशिश ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करती हूँ। अगर वह सिर्फ मजबूत भी है तो भी मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे पगली, उसने बस तुम्हें रेप होने से बचाया था।
क्या तुम सच में खुद को उसे सौंपने जा रही हो? तुम्हारी हैसियत क्या है और उसकी क्या वह तुम्हारे लायक हो सकता है? सोनिया ने अपना माथा पकड़ते हुए आह भरी। तो अगर तुम होती जो, खैर तुम जानती हो, और उसने तुम्हें बचाया होता तो तुम क्या करती? कशिश ने पूछा। अगर उसका पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक ठाक होता और मुझे कोई पसंद न आया होता तो शायद मैं थोड़ा समझौता कर लेती, क्योंकि वह वाकई बहुत हैंडसम है। लेकिन वह बस मजदूरी करने वाला एक कुली है। सोनिया ने सिर हिलाया, हिकारत से कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं उसे शुक्रिया कहने के तौर पर 10 लाख दे देती। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दूं। तो फिर रिया कपूर जैसी घमंडी औरत ने उसके बारे में सोचा ही क्यों? कशिश ने पलटकर जवाब दिया, साफ तौर पर सोनिया के नजरिए से असहमत थी। यही तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। सोनिया ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रिया कपूर उस लड़के में दिलचस्पी रखती थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कशिश ने माथे पर शिकन लाते हुए हैरानी से देखा। पागल मत बनो। रिया कपूर जैसी मगरूर औरत किसी ऐसे शख्स में कैसे दिलचस्पी ले सकती है जो मजदूरी करता हो? उसे बस लगता है कि वह लड़का दिखने में थोड़ा ठीक है और शायद बिस्तर पर अच्छा हो, इसलिए वह बस अभी के लिए उसके साथ खेल रही है। क्या तुम्हें पता है कि आज उन अमीरजादों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुंबई के ऊंचे हलकों में हर कोई जानता है कि रिया कपूर की भूख बहुत ज्यादा है और वह हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती है, बिना किसी नागा के। सोनिया ने पूरे यकीन के साथ कहा। हैं? कशिश थोड़ी घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? अब समझी, तुम्हारा तथाकथित अच्छा मर्द रिया कपूर की नजरों में बस एक खिलौना है। केवल तुम जैसी भोली लड़की ही उस पर फिदा होगी। सोनिया ने चिढ़कर कहा। साफ था कि वह कशिश के देवांश के प्रति लगाव से बहुत परेशान थी। इसलिए सोनिया ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि रिया कपूर उसे नहीं छोड़ेगी? कशिश खामोश हो गई। उसे सोनिया की बातें एक पल के लिए हजम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसे यकीन था कि रिया कपूर की ताकत और खूबसूरती के साथ वह बस एक उंगली के इशारे पर सोने के लिए आदमियों की कतार लगा सकती थी। काफी देर बाद कशिश अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराए और बोली, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वह मुझे और नजरअंदाज नहीं करेगा? सोनिया सन रह गई। बहन, तुम्हें ये सब बताने की मुख्य वजह यह थी कि मुझे डर था कि तुम भूखी मर जाओगी और मैं चाहती थी कि तुम उठो और खाना खाओ। जहां तक बात है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है या नहीं, मैंने इतना विस्तार से समझाया, फिर भी तुम उस बंदे का ख्याल दिल से क्यों नहीं निकाल पा रही? क्या मेरा समझाना साफ नहीं है? चलो मैं फिर से संक्षेप में बताती हूँ। वह बस एक निकम्मा और बेकार आदमी है। तुम सब उसे चाहे जैसे देखो, मुझे बस लगता है कि वही वह शख्स है जिसका मुझे इंतजार था। कशिश मुस्कुराई, एक बहुत ही खुशियों वाली मुस्कान। पहले मुझे लगा था कि मेरा कोई चांस नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मेरे पास ढेरों मौके हैं। तब तक रिया कपूर उससे खेलकर थक चुकी होगी। तुम तब भी उसे चाहोगी? सोनिया ने हिकारत से भरकर पूछा। कशिश ने हालांकि कोई परवाह नहीं की और पलटकर कहा, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि जो बॉयफ्रेंड तुम ढूंढोगी वह वजन होगा? सोनिया। कशिश ने अपनी बात जारी रखी। सीधे शब्दों में कहें तो क्या जो पति तुम्हें बाद में मिलेगा वह भी दूसरी औरतों के साथ खेला हुआ नहीं होगा? सोनिया फिर से सन रह गई, फिर कशिश को आंखें फाड़कर देखा। हे भगवान, तुम्हें यह आत्मज्ञान कब प्राप्त हुआ? क्या तुम नहीं कहती थी कि तुम केवल एक वजन से शादी करोगी? तुमने मुझे इस बारे में पूरे 3 साल तक भाषण दिया था। जमाना आगे बढ़ रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है। ये कैसी पुराने जमाने की सोच है? नहीं चलेगा, इसे बदलना होगा। कशिश ने बड़े गर्व से ऐलान किया। मैं आज तेरा खून पी जाऊंगी। सोनिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और कशिश की ओर झपटी। एक महकती हुई लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। कशिश ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, सोनिया, क्या तुम उसका नंबर निकलवा सकती हो? सोनिया ने कशिश पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, बस इस बारे में अपने शंकर काका से पूछ लो, मिनटों में काम हो जाएगा। लेकिन कशिश ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि डैड को इस बारे में पता चले, वरना वह मुझे देवांश को पसंद करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम दोनों की जोड़ी बेमेल है। पहले क्या कर रही थी? सोनिया ने ताना मारा। बकवास बंद करो, बस ये बताओ कि तुम इसमें मदद करोगी या नहीं। भले ही मैं तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने में मदद कर दूं, तुम क्या कर लोगी? वह अब रिया कपूर का आदमी है। कशिश ये सुनकर मुस्कुराई। तो क्या हुआ? मैं बस उसे एक समारोह में बुलाना चाहती हूँ। तुम कहीं न्यू ईयर ईव गाला के बारे में तो नहीं सोच रही? कशिश ने सिर हिलाया, खिड़की के बाहर नजर डाली और खिड़की पर अपने हसीन चेहरे के अक्स को देखते हुए उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या मर्दों को वो औरतें पसंद नहीं आती जिन्हें हजारों लोग चाहते हैं और जो दूसरों से ऊपर होती हैं? इसलिए मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उसे बताना चाहती हूँ कि मैं भी उस तरह की औरत हूँ और रिया कपूर से किसी भी मायने में कम नहीं हूँ। अल्पविराम मुंबई काइफू डिस्ट्रिक्ट, एक सरकारी कंपाउंड के भीतर।
रणवीर गिल अपने सामने रखे देवांश के बारे में जानकारी वाले कागजों को देख रहा था। उसके चेहरे पर छाई नफरत और हिकारत को छिपाना नामुमकिन था। कल रात सिंघानिया ग्रैंड होटल छोड़ने के बाद वह सीधे घर नहीं गया, बल्कि पास में ही इंतजार करता रहा और कबीर सेठी और उनकी गाड़ी को रोक लिया जब वे निकलने वाले थे। ये कबीर सेठी ही था जिसने उसे खबर दी थी और देवांश का सामान ढोने वाला एक वीडियो भेजा था, जिससे उसने समय से पहले ही मान लिया कि देवांश मजदूरी करने वाला एक कुली है। कबीर सेठी और उसके ग्रुप के साथ कुछ देर दोस्ताना और प्यार भरी बातचीत के बाद कबीर सेठी और उनके चेहरों पर 2 साफ थप्पड़ के निशान छप गए थे और उसे देवांश के बारे में और जानकारी भी मिल गई थी। लेकिन एक बार बेवकूफ़ बनने के बाद वह कबीर सेठी और उसके ग्रुप पर आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था, इसलिए उसने गौरव चोपड़ा को जांच करने के लिए कहा, जो उसके साथ उसी कंपाउंड में बड़ा हुआ था। ये जानकारी गौरव चोपड़ा ने एक दिन में इकट्ठा की थी। उनका चेहरा कबीर सेठी जैसे लोगों द्वारा दी गई जानकारी से कहीं ज्यादा बारीक। एक शराबी, जुआरी कमीना, एक तलाकशुदा निकम्मा, औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला कुली। मेरे लिए तुझे मारना चींटी को मसलने से अलग नहीं है। तू बस इंतजार कर, एक बार वह डायन रिया कपूर तुझे लात मार दे, मैं उसी रात तुझे नदी में मछलियों को खिलाने के लिए फेंक दूंगा। ये सोचते हुए रणवीर गिल ने गौरव चोपड़ा की ओर देखा, जो उसके सामने बैठा था, और मुस्कुराया। गौरव, तूने इस बार जानकारी काफी जल्दी इकट्ठा कर ली। तूने जरूर अपने डैड की पहचान इस्तेमाल की होगी, है ना? मैं यह एहसान याद रखूंगा। शुक्रिया रणवीर भाई, हम भाई हैं। ऐसा कहना बहुत औपचारिक लगता है, गौरव चोपड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी उस औरत को चुराने की हिम्मत करना जिसे हमारे कंपाउंड का कोई पसंद करता है, ये हमारे कंपाउंड की बेइज्जती है। हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? वे सब एक ही कंपाउंड में साथ पले बड़े थे, इसलिए वे एक दूसरे को भाई कहते थे। खासकर तब से जब रणवीर गिल ने पिछले कुछ सालों में फौज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन पर उसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, जिससे उसके भाइयों को और भी ज्यादा गर्व महसूस होता था। कोई जल्दी नहीं, वह भी उस कुल्टा कपूर खानदान की पनाह में है। उसके दम होने के बाद उसे निपटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। रणवीर गिल, जो एक फौजी माहौल में पला बड़ा था और जासूसी के तरीकों में माहिर था, जानता था कि सब्र ही अंतिम जीत की कुंजी है। गौरव चोपड़ा ने सिर हिलाया, फिर बात बदली। मुंबई यूनिवर्सिटी का न्यू ईयर ईव गाला जल्द ही हो रहा है और भाभी इस साल फिर से आखिरी परफॉर्मेंस देंगी, है ना? जिस भाभी का उसने जिक्र किया वह कशिश खन्ना थी। निजी तौर पर उनके शकल में हर कोई उसे यही कहता था। रणवीर गिल ने बहुत पहले ही इस पर अपनी मूक सहमति दे दी थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि वह पियानो सोलो बजा रही हैं। मैंने सुना है कि कई बड़ी कंपनियों के स्काउट्स और एजेंट आए हैं। क्या ये भाभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए है? गौरव चोपड़ा ने पूछा। आखिर बयूरो के आदमी हो, खबर तेज है। रणवीर गिल ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सच है, देश की कई नामी एंटरटेनमेंट कंपनियां कशिश को साइन करने में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आखिर में किसे चुनेगी। अरे बाप रे, तो क्या हम भविष्य में भाभी की फिल्में और टीवी शो देख पाएंगे? रणवीर भाई, एक सेलिब्रिटी को पत्नी बनाना, ये तो कमाल है। गौरव चोपड़ा ने तारीफ की। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। बस अब मक्खन लगाना बंद कर, जा और मेरे लिए कुछ बेहतरीन और कीमती जेड ढूंढने में मदद कर। मैं कशिश की परफॉर्मेंस के बाद उसे नए साल के तोहफे के तौर पर देने की योजना बना रहा हूँ, रणवीर गिल ने गर्व भरे भाव से कहा। गौरव चोपड़ा ने थम्स अप दिया। जब रोमांस की बात आती है तो रणवीर भाई का कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर इसका इंतजाम करता हूँ, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। गौरव चोपड़ा के जाने के बाद रणवीर गिल सोफे पर पीछे झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और आने वाले न्यू ईयर ईव गाला के बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसे यकीन था कि उस दिन वही आकर्षण का केंद्र होगा। उसे ये भी यकीन था कि ऐसे रोमानी माहौल में कशिश उसका तोहफा जरूर कबूल करेगी और उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर देगी। अध्याय 118, तुम्हें समझाने के लिए अध्याय 118 की जरूरत ही क्यों है। अगली सुबह देवांश, जिसने पूरी रात साधना की थी, नाश्ते के लिए बाहर जाने ही वाला था कि उसे रिया कपूर की पनामेरा गाड़ी के पहाड़ पर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। वह कुछ ही कदम चला था कि रिया कपूर ने अपनी कार उसके सामने रोक दी। देवांश जानता था कि रिया कपूर बहुत समझदार है, वह बिना किसी जरूरी काम के उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए जब उसने रिया कपूर को कार से उतरते देखा तो उसने शांत भाव से पूछा, कोई गड़बड़? रिया कपूर ने सिर हिलाया। तुम्हारे बारे में कुछ है? मेरे बारे में? देवांश मुस्कुराया। मेरे बारे में क्या हो सकता है? रिया कपूर ने जवाब देने की जल्दी नहीं की, बल्कि पूछा, नाश्ते के लिए जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये सुनकर देवांश तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रिया कपूर के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। जब कार ढलान वाली सड़क पर आई तो रिया कपूर ने बात शुरू की। सिंघानिया परिवार के पतन के बाद हालांकि हमने जल्दी ही उनके उद्योगों को अपने में मिला लिया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इस मलाई पर नजर गड़ाए हुए हैं।
ये सुनकर देवांश समझ गया कि रिया कपूर ने क्यों कहा कि यह मामला उससे जुड़ा है। हालांकि सिंघानिया परिवार के सभी उद्योग कपूर परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन असली मालिक और लाभार्थी देवांश ही था। अब अगर कोई सिंघानिया परिवार के उद्योगों को हाथ लगाना चाहता था तो इसका मतलब था कि वह देवांश के उद्योगों को हाथ लगा रहा था। हालांकि देवांश जानता था कि रिया कपूर ने जो कहा वह बस एक भूमिका थी, इसलिए उसने बीच में टोका नहीं, बल्कि रिया कपूर के मुख्य मुद्दे का इंतजार किया। रिया कपूर ने आगे कहा, जो लोग पहले देख रहे थे वे सिंघानिया परिवार से संपर्क नहीं कर पाए और उन्होंने जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन परसों रात चैरिटी प्रदर्शनी में सिंघानिया परिवार से कोई नहीं आया, जिससे उन्हें पता चल गया कि सिंघानिया परिवार अब वास्तव में खत्म हो चुका है। हालांकि मैंने पहले ही खबर फैला दी है कि अब ये गुरु देवांश की संपत्ति है, लेकिन वे विश्वास नहीं करते, बस सोचते हैं कि हमारा कपूर परिवार हवाबाजी कर रहा है। कल मेरे दादाजी और मुझे खबर मिली कि ये लोग अब बिना किसी डर के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सिंघानिया परिवार द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को कैसे बांटा जाए। एक दिन की पुष्टि के बाद ये खबर मूल रूप से सच है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। देवांश ने सुना और थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, कौन नहीं जानता कि अब सिंघानिया परिवार के सारे उद्योग तुम्हारे कपूर परिवार के हैं। इस विशाल मुंबई में क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कपूर परिवार का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं? रिया कपूर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अगर यह सिर्फ मुंबई की बात होती तो मेरा कपूर परिवार स्वाभाविक रूप से नहीं डरता, लेकिन जो मुंबई में सिंघानिया परिवार के उद्योगों पर नजर गड़ाए हुए हैं वे मुंबई के भीतर के नहीं हैं। वे कौन हैं? रिया कपूर ने आह भरी और कहा, नागपुर का यशवर्धन खन्ना, चंडीगढ़ का गगन वर्मा, ठाणे का बाहुबली विक्रमजीत सिंह, सोलापुर का फरहान कुरैशी। ये चारों या तो मुंबई की सीमा से सटे हैं या ताकतवर हैं और हिस्सा चाहते हैं। जहां तक कुछ और छोटी ताकतों की बात है, ज्यादातर उनके अधीन हैं और उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देवांश ने सुनने के बाद सिर हिलाया, इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि पूछा, मुझे याद है कि उदय ग्रुप नागपुर से है ना? क्या वे इस बार नहीं आए? या उदय ग्रुप का चेयरमैन यशवर्धन खन्ना ही है? रिया कपूर ने सिर हिलाया और कहा, उदय ग्रुप और यशवर्धन खन्ना की आपस में नहीं बनती। जहां तक बात है कि वे इस बार हिस्सा लेने क्यों नहीं आए, ये फिलहाल अज्ञात है। मुमकिन है कि तुमने परसों उनका श्राप तोड़ दिया था और वे थोड़े सहमे हुए हैं, आने की हिम्मत नहीं कर रहे। देवांश ने सोचा कि यह संभव है, लेकिन वह थोड़ा निराश था। अगर उदय ग्रुप आया होता तो उनके संसाधनों के साथ वह शायद उनसे कुछ और उच्च कोटि के कीमती जैद हासिल कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी रणवीर गिल को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए उदय ग्रुप का मास्टरमाइंड आज नहीं तो कल अपने आदमी भेजेगा ही। जब तक वे लोग भेजते हैं, सीधे उनसे भिड़ने की तुलना में सुरागों का पीछा करके मास्टरमाइंड को ढूंढना बहुत आसान होगा। वे इसे कैसे बांटने की योजना बना रहे हैं? बिजनेस वॉर या मार्शल आर्ट्स मुकाबला? देवांश ने पूछा। उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि उसने पहले बब्बन भाई को इलाका कब्जा करने में मदद की थी और वह जानता था कि उनका शकल कैसे काम करता है। बिजनेस वॉर बहुत खर्चीला और थकाऊ था, जिसके लिए वित्तीय संसाधनों और गहरी नींव दोनों की आवश्यकता थी। यह न केवल समय लेने वाला और मेहनत वाला होगा, बल्कि अंत में निवेश भी वापस नहीं मिल सकता था। हालांकि चूंकि इसमें 4 या 5 जिले शामिल थे और यह बहुत दूरगामी था, एक असली मार्शल आर्ट्स मुकाबला कुछ विभागों का ध्यान आकर्षित कर सकता था, जिससे बिजनेस वॉर ज्यादा सुरक्षित हो जाता। मार्शल आर्ट्स मुकाबला। ये तय हुआ है कि नए साल के बाद हरिहरेश्वर में, जहां 3 जिले मिलते हैं, एक मार्शल आर्ट्स सभा होगी, रिया कपूर ने जवाब दिया। देवांश मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो मुझे पहले से बता देना, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ये सुनकर रिया कपूर ने तुरंत राहत की सांस ली, बोली, यह अच्छा है। दादाजी ने कहा था कि वह तुम्हारी ओर से इन बदमाशों को संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। देवांश ने रिया कपूर की ओर देखा और पूछा, इन स्ट्रेंथ की महासिद्धि भी उन्हें नहीं संभाल सकती? अगर यह सिर्फ प्रांत के भीतर की ये ताकतें होती तो दादाजी स्वाभाविक रूप से नहीं डरते। लेकिन मैंने सुना है कि सोलापुर के फरहान कुरैशी ने दूसरे प्रांत से एक बेमिसाल उस्ताद को बुलाया है, जगदीश कपूर से भी ऊपर। रिया कपूर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि वह एक ऐसे महागुरु का शिष्य है जो लंबे समय से मशहूर है और उसकी ताकत पहले से ही अथाह है। दादाजी को चिंता थी कि अगर वह जीत नहीं पाए तो वह तुम्हारे उद्योग खो देंगे, लेकिन अगर तुम खुद मोर्चा संभालोगे तो जीत पक्की है। देवांश रिया कपूर का इरादा समझ गया। वह यहाँ उसे एक्शन लेने के लिए कहने आई थी, तो उसे तसल्ली देने के बाद यह मामला फिलहाल टल गया। जल्द ही कार सोसाइटी से बाहर निकली और पास की एक नाश्ते की दुकान पर पहुंच गई। रिया कपूर भी पहली बार कार से उतरी और एक टोकरी स्टीम्ड बंस मंगवाए और देवांश के साथ बड़े चाव से खाने लगी। क्या रणवीर गिल की तरफ से कोई हलचल है? देवांश ने खाते हुए पूछा। रिया कपूर ने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुमने कहा था, कोई उस पर नजर रख रहा है।
वह कल पूरे दिन अपने घर से नहीं निकला और अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति उसके पास आता नहीं दिखा है। हालांकि गौरव चोपड़ा जरूर उसके घर गया था। गौरव चोपड़ा, रिया कपूर ने समझाया, वे एक ही कंपाउंड के हैं। गौरव चोपड़ा के पिता ब्यूरो में काम करते हैं, इसलिए रणवीर गिल ने शायद उससे तुम्हारी जानकारी निकलवाने के लिए कहा होगा। इस बिंदु पर रिया कपूर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। देवांश ने ये देखा और पूछा, क्या मेरी जानकारी इतनी मजेदार है? रिया कपूर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी जानकारी मजेदार नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वे अब क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिया कपूर हंसी, अब वे सब कह रहे हैं कि तुम मेरे रखे हुए लवक हो, और वे ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने के बाद लात मार दूंगी। वे सब तुम्हें हंसी का पात्र बनते देखने का इंतजार कर रहे हैं। ही। रिया कपूर का फिगर पहले से ही अच्छा था और उसकी साड़ी बहुत चुस्त थी। इस हंसी के साथ उसका सीना तुरंत ऊपर नीचे होने लगा, जिससे नाश्ता कर रहे आसपास के लोगों का गला सूखने लगा और उन्होंने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से सोया मिल्क पिया। तुम अपनी इज्जत का ऐसा कचरा कर रही हो, क्या तुम आगे बढ़कर सफाई नहीं दोगी? देवांश ने रिया कपूर को देखा और पूछा। रिया कपूर ने सिर हिलाया, सफाई क्या देनी? सिंघानिया परिवार के 2 भाइयों ने मेरी बदनामी तो पहले ही कर दी है, जितना सफाई दूंगी कीचड़ उतना ही उछलेगा। वैसे भी इस बिंदु पर रिया कपूर ने सोया मिल्क का एक घूंट लिया, अपनी जीभ से अपने होठों को चाटा, देवांश को अपनी नशीली आंखों से देखा और अपनी बेहद मोहक आवाज में बोली, चूंकि असलियत में तुम्हारे साथ मेरा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अफवाहों को सुनना और ख्याली पुलाव पकाना काफी अच्छा लगता है, मैं सफाई क्यों दूं? अध्याय 119। वह दूसरी शादी करने का इरादा नहीं रखती तो मैं किसी और से शादी करने की कैसे सोच सकता हूँ? ये सुनकर देवांश के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कहा, तुम इसे फैला सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई गलतफहमी हो। चिंता मत करो, हर शकल के अपने खेल के नियम होते हैं। शकल में जो होता है वे उसे बाहर नहीं फैलाएंगे और फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे भी इस स्तर पर किसी का दामन पाक साफ नहीं है, हर कोई बस इसे चुपचाप समझता है, रिया कपूर ने समझाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिया से बेहद जल रही थी। उसके सामने बैठा यह आदमी कहा जा सकता था कि मुंबई के शिखर पर खड़ा है, फिर भी जब उसके जैसी एक बड़ी बहन ने खुलकर उस पर डोरे डाले तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे नीचे गिराने की नहीं थी, बल्कि ये चिंता करने की थी कि क्या उसकी पत्नी गलत समझेगी। आज के ज़माने में कौन सा मर्द सफलता हासिल करने के बाद एक रखेल, दूसरी रखेल, तीसरी रखेल, उनकी पूरी फौज नहीं रखता? दूसरी तरफ वह था जो तलाकशुदा था और दूसरी औरतों के साथ मजे से खेल सकता था, फिर भी वह अपनी पूर्व पत्नी से ही चिपका हुआ था। ऐसा बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में दूसरा ढूंढना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन वह जितना ऐसा था, रिया कपूर उतनी ही उस पर लट्टू होती जा रही थी, और यह उस तरह का पागलपन था जिससे वह खुद को बाहर नहीं निकाल सकती थी। बस इतना था कि इस तरह का पागलपन उसे बहुत चोट पहुंचा रहा था। क्या तुमने तलाक के दौरान दूसरी औरत ढूंढने के बारे में नहीं सोचा? ज्यादा से ज्यादा जब तुम दोबारा शादी करने वाले होगे तो तुम बस उस औरत को लात मार सकते हो, रिया कपूर ने उम्मीद के साथ सुझाव दिया। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया और कहा, वह दूसरी शादी करने का इरादा नहीं रखती तो मेरा दिल किसी और से शादी करने को कैसे मान सकता है? रिया कपूर सन रह गई। सिया के प्रति उसकी जलन और भी बढ़ गई और देवांश के लिए उसकी दीवानगी और भी तेज हो गई। मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए नहीं कह रही, बस दूसरी ढूंढने के लिए कह रही हूँ, ताकि जब तुम अकेले हो तो तुम अपना मन हल्का कर सको। वैसे भी तुम तलाकशुदा हो तो ये धोखा देना नहीं है, रिया कपूर ने सीधे तौर पर कहा, लगभग सीधे ये कहते हुए, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कभी भी सो सकते हो। लेकिन देवांश ने फिर भी सिर हिलाया। तन और मन की पवित्रता सुनिश्चित करना एक दूसरे के प्रति सबसे बुनियादी वफादारी है। अगर देवांश सचमुच एक यौन साथी ढूंढना चाहता तो साधक दुनिया में 10,000 वर्षों के दौरान अनगिनत देवियों और परियों का सामना करते हुए जो उस पर जान छिड़कती थी, उसने बहुत पहले ही हजारों का आंकड़ा पार कर लिया होता। क्या अब भी रिया कपूर की बारी आती उसे समझाने की? लेकिन रिया कपूर को देवांश के अतीत के बारे में नहीं पता था। उसे बस लगा कि देवांश किसी चीज को लेकर सतर्क है, इसीलिए उसने उसके प्रस्ताव को इतनी सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा और जल्दी ही एक मुख्य बात का एहसास हुआ। फिर समझाया, तुमने शायद सुना होगा कि मैं, रिया कपूर, हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती हूँ, लेकिन वे सब सिंघानिया परिवार द्वारा मेरे कपूर परिवार को बदनाम करने के लिए फैलाई गई अफवाहें हैं और वे सच नहीं हैं। क्या मर्दों को कुंवारी लड़कियों का शौक नहीं होता? उसे लगा कि देवांश द्वारा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना ज्यादातर इसी वजह से था। लेकिन देवांश ने ऊपर देखे बिना कहा, मुझे पता है, तुम अभी भी कुंवारी हो। रिया कपूर के गाल ये सुनकर थोड़े लाल हो गए और वह पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम ये भी बता सकते हो?
देवांश ने कहा, तुम्हारे शरीर पर जो जन्मजात ऊर्जा है वह घनी है और बिखरी नहीं है, अत्यंत स्त्री सुलभ और अत्यंत कोमल। अगर यह कुंवारी देह नहीं है तो और क्या हो सकती है? चूंकि तुम पहले से जानते हो तो फिर भी तुम मना क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश का फोन बज उठा, जिससे रिया कपूर की बात बीच में ही कट गई। देवांश ने उस पर नजर डाली, देखा कि यह एक अनजान नंबर है, तो उसने जवाब दिया, उसे स्पीकर पर डाला और उसे मेज पर रख दिया ताकि उसके नाश्ते में कोई बाधा न आए। कौन? देवांश, मैं हूँ, कशिश खन्ना। फोन के दूसरे छोर से कशिश खन्ना की सुरीली आवाज जल्दी से आई। कशिश। देवांश ने एक पल के लिए सोचा, फिर उस शख्स को याद किया और पूछा, ओह तुम हो? कोई गड़बड़? परसों, जो कि 31 तारीख है, रात 8 बजे मुंबई यूनिवर्सिटी में न्यू ईयर ईव गाला होगा। मैं आखिरी परफॉर्मेंस दूंगी। क्या तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आ सकते हो? वक्त नहीं है, देवांश ने कहा, फिर सीधे फोन काट दिया। दूसरे पक्ष को उसे मनाने का कोई मौका भी नहीं दिया, अत्यधिक बेरुखी दिखाए। ये नज़ारा देखकर रिया कपूर, जो उदास महसूस कर रही थी, अचानक बहुत ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। पता चला कि वह केवल उसके साथ ऐसा नहीं था, बल्कि सभी खूबसूरत औरतों के साथ ऐसा ही था। उसके दिल को तुरंत तसल्ली मिल गई। ये कशिश खन्ना साफ तौर पर तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन तुम इतने पत्थर दिल हो, उसे कोई मौका ही नहीं दे रहे। रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी स्थिति की तुलना करते हुए, कम से कम वह उसके सामने बैठ सकती थी, साथ में नाश्ता कर सकती थी, और यहाँ तक कि ऊंचे हलकों में उनके बारे में अफवाहें भी उड़ रही थीं। कशिश खन्ना की तुलना में ये पहले से ही लाख गुना बेहतर था। हम अंततः एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करें केवल मुसीबत भरे रिश्ते बनाने के लिए? देवांश ने 10,000 साल तक साधना की, सर्वोच्च अमर सम्राट बना। उसका मकसद समय और स्थान को पलटकर वापस आना, अपनी बेटी की लाइलाज बीमारी का इलाज करना और अपनी बेटी को एक पूरा परिवार और जीवन देना था, वापस आकर लड़कियां पटाना नहीं। जैसा कि पहले बताया गया है, अगर वह सचमुच लड़कियां पटाना और औरतों के साथ सोना चाहता, तो साधक दुनिया में अपने समय के दौरान विभिन्न संप्रदायों और पवित्र स्थानों की अनगिनत परियां और देवियां पहले ही उसकी प्रजा बन चुकी होती। अब तक इंतजार क्यों करता? भले ही वह 10,000 कदम पीछे हट जाए, ये दुनिया अभी भी उसके जैसे महान देवता को समाने के लिए बहुत छोटी थी। वह अंततः पहले की तरह शून्य लोक को तोड़कर अमर लोक में चला जाएगा। ये देखते हुए इस दुनिया में बहुत ज्यादा मोह माया क्यों छोड़े, केवल अपनी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए? रिया कपूर को नहीं पता था कि एक ही दुनिया से देवांश का क्या मतलब है, और सोचा कि देवांश को लगता है कि कशिश खन्ना उसके लायक नहीं है। कशिश खन्ना को सिर्फ मुंबई की एक साधारण यूनिवर्सिटी ब्यूटी के रूप में मत देखो। नागपुर में उसका रुतबा, और यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र में, कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकती। रिया कपूर ने कशिश खन्ना को सिर्फ इसलिए बदनाम नहीं किया क्योंकि उसका रुतबा ऊंचा था, बल्कि उसने सच बोला। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। देवांश सच बोल रहा था। आखिरकार अगर उसका रुतबा सचमुच इतना प्रभावशाली होता, तो वह उस समय एंटिक मार्केट के बाहर कुछ गुंडों द्वारा बंधक न बनाई गई होती। रिया कपूर ने कहा, उसके पिता नागपुर के यशवर्धन खन्ना हैं, जिनका मैंने अभी तुमसे जिक्र किया था। चाहे मेरा कपूर परिवार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो या न हो, यशवर्धन खन्ना अब महाराष्ट्र के नंबर 1 व्यक्ति हैं। जहां तक उसकी बात है, कशिश खन्ना, वह बहुत लो प्रोफाइल रहती है, अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखती या नखरे नहीं दिखाती। अगर परसों रात तुम्हें बचाने की बात न होती, तो शायद बहुत कम लोग अब भी उसकी असली पहचान जान पाते। तो ऐसी बात थी। इससे ये साफ हो गया कि वह गुंडों द्वारा क्यों अगवा की गई थी। रिया कपूर ने आगे कहा, रणवीर गिल पिछले 4 सालों से इतना पीछे क्यों पड़ा है? क्या इसलिए नहीं क्योंकि वह यशवर्धन खन्ना के संसाधनों को महत्व देता है? ये कहा जा सकता है कि यशवर्धन खन्ना की मदद से रणवीर गिल पूरे महाराष्ट्र में सीना तान कर चल सकता है। भविष्य में उसके कंधे पर जनरल का सितारा होना भी नामुमकिन नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया, आखिरकार समझ गया कि रणवीर गिल कशिश खन्ना के पीछे इतना पागल क्यों था। भारत में हालांकि कर्नल और जनरल में केवल पद का अंतर है, लेकिन वे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आखिरकार लाखों अफसरों में से केवल 1000 या उससे कम ही अपने कंधे पर जनरल का सितारा सजा सकते हैं, जिसका वजन साफ जाहिर है। कोई आश्चर्य नहीं कि रणवीर गिल उसके प्रति इतनी दुश्मनी रखता था। उसके जनरल के सितारे की राह में रोड़ा अटकाना कोई भी आग बबूला हो जाएगा। तो क्या तुम सचमुच पुनर्विचार नहीं करने वाले? तुम्हारे प्रति उसके रवैये को देखते हुए जब तक तुम सिर हिलाओगे, वह इतनी उत्साहित हो जाएगी कि वह खुद कपड़े उतारकर बिस्तर पर चढ़ जाएगी, तुम्हारे लिए चुनने के लिए सभी प्रकार की पोजीशन पेश करेगी। रिया कपूर ने कहा, उसकी आंखें मोहक थीं। किसी का पवित्र प्रेम तुम्हारे मुंह से इतना अश्लील कैसे बन सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि जब सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाईं, तो दूसरों ने उन्हें सच मान लिया। देवांश ने रिया कपूर को चिढ़कर घूरा। रिया कपूर ने ये सुना और हंसे बिना नहीं रह सकी। जब तक वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें फैलाने दो।
वैसे भी मेरा कुछ नहीं जा रहा। रिया कपूर, अध्याय 120, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रिया कपूर की खुली छेड़खानी का सामना करते हुए देवांश ने उसके साथ और शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। वह उठा, टैक्सी रोकी और रिहायशी इलाके की ओर चल पड़ा। पहुंचने पर उसने अंदर जाने के लिए रजिस्टर नहीं किया। इसके बजाय वह कॉम्प्लेक्स के पास एक किताबों की दुकान पर गया, पढ़ते हुए होने का नाटक करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को सिया और अपनी बेटी को खोजने के लिए फैला दिया। अपनी मौजूदा साधना के साथ उसकी दिव्य दृष्टि अभी के लिए केवल बच्चों के खेल के मैदान के पास तक ही पहुंच सकती थी और अंदर जाना उसकी मौजूदा क्षमताओं से परे था। देवांश ने ज्यादा इंतजार नहीं किया कि सिया पीहू को खेल के मैदान में ले आए। हालांकि देवांश की हैरानी के लिए पीहू की आंखों में खेलने की चीजों के लिए बहुत दिलचस्पी दिख रही थी, लेकिन वह केवल अपनी मां की बाहों में दुबक गई। सिया ने उसे कितना भी प्रोत्साहित किया, उसने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। क्या पीहू डर रही है? सिया ने पीहू को गले लगाया और धीरे से उसे तसल्ली दी। पीहू, डरो मत, मम्मा तुम्हारे साथ चलेंगी, ठीक है। पीहू ने फिर भी सिर हिलाया, मुंह फुलाकर रोते हुए कहा, पापा को पसंद नहीं है कि पीहू इनके साथ खेले। अगर पापा को पता चला तो पापा मुझे मारेंगे। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसने धीरे से समझाया, नहीं, वह नहीं मारेंगे। ये घर पापा ने खास तौर पर इसलिए खरीदा है ताकि पीहू बाहर आकर खेल सके। आओ, मम्मा तुम्हें ले चलेंगी, ठीक है। जैसे ही सिया ने बोला, उसने जाने के लिए पीहू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीहू ने तुरंत अपनी मां के हाथ से खुद को छुड़ा लिया और घर की ओर भागने के लिए मुड़ गई। पीहू, हम नहीं जाएंगे, मम्मा का इंतजार करो, सिया ने ठीक पीछे चलते हुए कहा और जल्दी ही देवांश की दिव्य दृष्टि की सीमा से बाहर चली गई। इस नज़ारे को देखकर देवांश को एक अजीब सा दिल का दर्द और अंतहीन आत्मग्लानि महसूस हुई। वह अतीत में कितना बड़ा कमीना रहा होगा कि पीहू के मन में इतना डर बैठ गया। देवांश अभी अंदर भागकर जाना चाहता था और पीहू को बताना चाहता था कि वह भविष्य में किसी भी मजेदार चीज के साथ खेल सकती है। अगर यहाँ कोई नहीं है तो वह उसे एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क में भी ले जा सकता है। लेकिन वह जानता था कि अगर वह अभी अंदर घुसा तो सिया उसे जरूर बाहर निकाल देगी। उस समय न केवल समस्या अनसुलझी रहेगी, बल्कि यह सिया की नफरत को भी भड़का सकता है, जो अंततः उल्टा असर करेगा। अपने दुख में देवांश के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने आंसुओं को दबाया, किताबों की दुकान छोड़ दी और साधना करने के लिए नक्षत्रविला लौट आया। साधना के इस दौर के जरिए उसका दक्ष स्तर का 5वां चरण पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका था और एक ब्रेक थ्रू करीब था। अब उसे बस एक सही मौके की कमी थी। अल्पविराम 3 दिन जल्दी ही बीत गए और रणवीर गिल इन पिछले कुछ दिनों में अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहा था। सबसे पहले लगातार 3 दिनों तक उसे सड़क पर पैसे मिले और रकम छोटी नहीं थी। हजारों से शुरू होकर सबसे बड़ी रकम 1 लाख से ज्यादा थी, जो एक बैकपैक में थी। लोग आते जाते रहे बिना उसे देखे, जिससे ये रणवीर गिल के लिए छप्पर फाड़ कमाई बन गई। फिर एक स्कूल स्कॉलरशिप अचानक उस पर आ गिरी। माना जा रहा था कि यह सैन्य शिविर में उन्नत प्रशिक्षण लेते हुए भी पढ़ाई के लिए उसकी कड़ी मेहनत की भावना को पुरस्कृत करने के लिए थी। इसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मैं 4 साल से सैन्य शिविर में हूँ, क्या मुंबई यूनिवर्सिटी को आज ही पता चला? पहले कोई स्कॉलरशिप क्यों नहीं थी? अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए उसने लापरवाही से एक लॉटरी टिकट खरीदा और 10 लाख से ज्यादा जीत गया, जिससे रणवीर गिल चिल्ला उठा कि वह चुना हुआ है और डींग मारने लगा कि निकट भविष्य में मुंबई उसकी मुट्ठी में होगा। एकमात्र चीज जिसने उसे नाखुश किया वह ये थी कि गौरव चोपड़ा जो सोने से जड़ा जैद का हार लाया था, वह केवल 5 लाख का था, जो उसके रुतबे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और कशिश खन्ना के लायक नहीं था। रणवीर भाई, ये वास्तव में अजीब है। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन मैं मुंबई की हर छोटी बड़ी जैद की दुकान पर गया हूँ और मुझे जैद का एक भी अच्छा टुकड़ा नहीं मिला। अंत में मुझे खराब में से सबसे अच्छा चुनना पड़ा। ये सबसे अच्छा है जो मुझे मिल सका। रणवीर गिल ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि गौरव चोपड़ा ने उससे झूठ नहीं बोला था। उसने ये भी सुना कि सारा अच्छा जैद एक नौजवान ने खरीद लिया था। रणवीर गिल पहले उस नौजवान का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जैद की दुकान के मालिक ने देने से इनकार कर दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अगर मैं इतने बड़े ग्राहक की निजता उजागर कर दूं तो क्या होगा अगर वह मेरी दुकान पर पैसे खर्च करने न आए? रणवीर गिल ने नाम न मिलने पर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी उसे लगा कि अपनी मौजूदा अजेय गति के साथ वह जल्द ही मुंबई की युवा पीढ़ी का नेता बन जाएगा। रिया कपूर क्या कचरा थी, तब तक वह केवल उसके सामने घुटने टेकने और उसकी सेवा करने के लायक होगी। क्या तुमने वह सब तैयार कर लिया है जो मैंने तुमसे कहा था? रणवीर गिल ने घमंड से पूछा। गौरव चोपड़ा ने यह सुनते ही तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत करो रणवीर भाई, सब कुछ तैयार है, लोग अपनी जगह पर हैं और हम बस भाभी के मंच पर जाने और परफॉर्म करने का इंतजार कर रहे हैं।
मुझे भरोसा है कि तुम चीजों को संभाल लोगे। रणवीर गिल ने तारीफ की, फिर खिड़की के बाहर देखा और कहा, देर हो रही है, चलो चलते हैं। अल्पविराम अल्पविराम। रणवीर गिल के जाने के तुरंत बाद देवांश को कपूर परिवार से जानकारी मिली। रणवीर गिल मुंबई यूनिवर्सिटी के रास्ते में है और एक पूंछ उसका पीछा कर रही है। हालांकि ज्यादा करीब जाने की हिम्मत न करने के कारण सटीक हुलिया नहीं दिया जा सकता। ये संदेश देखकर देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खुद से बोला, तुमने इतना लंबा इंतजार किया और आखिरकार तुम अपना चेहरा दिखाने को तैयार हो। इसके साथ देवांश की कोई भी हरकत दिखे बिना उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई और पहाड़ की तलहटी में फिर से दिखाई दी। कपूर परिवार द्वारा दी गई जानकारी का पालन करते हुए देवांश जल्दी ही स्कूल पहुंचा और यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ घुल मिल गया, रणवीर गिल की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे और देवांश को अभी तक यकीन नहीं था कि उसके पीछे की पूंछ कौन है। इसके अलावा यहाँ इतने सारे छात्रों के साथ ये संभव था कि पूंछ ने स्कूल में प्रवेश भी न किया हो, ताकि बहुत सी नजरों और कानों से बचा जा सके और चाल चलते समय खुद को उजागर होने से रोका जा सके। देवांश को वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी। जब तक उसने रणवीर गिल को लॉक कर रखा था, वह निश्चित रूप से वह शिकारी बन सकता था जो शिकार का इंतजार कर रहा हो, जबकि शिकार को अपने पीछे के खतरे का पता ही न हो। लेकिन जैसे ही उसने इन छात्रों का पीछा किया, वे मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में चले गए। फिर देवांश ने ऑडिटोरियम के ठीक सामने लटके बैनर पर लिखे 4 बड़े शब्द न्यू ईयर ईव गाला देखे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये कहीं सुना है? देवांश खुद से बुदबुदाया। एक धुंधली सी याद महसूस कर रहा था, लेकिन ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि उसने ये कहाँ सुना था। यह जरूर कोई जरूरी बात नहीं होगी, देवांश ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला। फिर हॉल का पूरा नज़ारा लेने और समय रहते उस पूंछ का पता लगाने के लिए ऑडिटोरियम के पीछे बैठने के लिए एक यादृच्छिक जगह ढूंढने की तैयारी की। हालांकि चारों ओर खोजने के बाद उसने पाया कि यह विशाल ऑडिटोरियम, जिसमें दसियों हजारों लोग आ सकते थे, पूरी तरह से भरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गलियारे भी लोगों से खचाखच भर गए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने टीवी स्टेशन के कई कर्मचारियों को उपकरण सेट करते और डिबग करते देखा, साफ तौर पर पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा स्कूल के नेताओं के साथ कुछ अच्छी वेशभूषा वाले सफल व्यक्ति भी आयोजन स्थल में प्रवेश कर रहे थे। यहाँ तक कि देवांश, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, ने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी का न्यू ईयर ईव गाला इतना जीवंत होगा, जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनियों के कुछ जाने माने एजेंट भी शामिल होंगे, देवांश ने मन ही मन आह भरी। लगता है मुझे पूरी रात खड़ा रहना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके पीछे से एक साफ आवाज आई, देवांश। जब देवांश पलटा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की उसे हैरान भाव से देख रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम व्यस्त हो? देवांश को लगा कि यह लड़की भी कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन वह अभी भी याद नहीं कर पा रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। इसलिए उसने जल्दी से फिर निष्कर्ष निकाला, यह जरूर कोई जरूरी बात नहीं होगी। इससे पहले कि देवांश जवाब दे पाता, लड़की ने सीधे उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ी, चलते चलते परिचय देते हुए, मेरा नाम सोनिया है। मैं कशिश खन्ना की रूममेट और बेस्ट फ्रेंड हूँ। भले ही वह जानती थी कि तुम नहीं आओगे, फिर भी कशिश ने तुम्हारे लिए सामने की पंक्ति में सबसे अच्छी जगह बचा कर रखी है। हे भगवान, वह बहुत खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो।